यह शीवु साम्राज्य का वर्ष 8329 था। एक ऐसा समय जब अराजकता व्याप्त थी और आम लोगों की जान फुटपाथ पर उगने वाली घास से ज्यादा कीमती नहीं समझी जाती थी। विभिन्न राष्ट्रों के दुष्ट जागीरदार नायकों के विद्रोह के लिए उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े। जब सम्राट मिंगवू ने गद्दी संभाली तो उन्होंने हर विद्रोही को उनकी सेनाओं के साथ मारने का आदेश दिया। खून बहा और नरसंहार हुआ जब तक कि हर आखिरी विद्रोही खत्म नहीं हो गया। शीवु साम्राज्य के बीच में डोंगलिन काउंटी थी, जहां डोंगलिन पर्वत फैले हुए थे। पहाड़ी जंगलों की गहराई में ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ में चट्टानी ढलानें थीं, जो खड़ी और खतरनाक थीं। और भी दूर पत्थर से बने 18 किले ऊंचे खड़े थे। कल्पना करने पर मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर इन खतरनाक किलों का निर्माण कैसे हुआ होगा। पुराने जमाने में निर्माणकर्ता एक बार में एक बड़े पत्थर के टुकड़े से किलों का निर्माण करने में सफल रहे थे, इसलिए वे अब तक पहाड़ों के बीच गर्व से खड़े हैं। कुल 18 महल थे और उनमें से प्रत्येक एक ही प्रतिष्ठित कबीले का घर था। हर कबीले का एक ही पारिवारिक नाम था। इन परिवारों को सामूहिक रूप से लियानियन के 18 घरानों के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो डोंगलिन काउंटी में अनसुना नहीं था। ये कैसल के अंदर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में। यद्यपि उगते हुए सूर्य की किरणें अभी दूर स्थित दो पहाड़ों के बीच से दिखाई देनी शुरू ही हुई थीं, लेकिन प्रशिक्षण स्थल पहले से ही लोगों से भर चुका था। एक कठोर प्रयास किसी भी कमी को ठीक कर सकता है, यह किसी भी प्रशिक्षण का पहला सिद्धांत है। किसी भी दिन प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छा समय प्रकाश की पहली किरण की उपस्थिति है, क्योंकि यह वह समय है जब आदिमची अपने चरम पर होती है। एक मजबूत कद काठी वाले व्यक्ति ने युवाओं की बड़ी भीड़ से कहा, यदि आप दिन के इस समय ईमानदारी से प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको अपने प्रयास का दोगुना इनाम मिलने की गारंटी है। ये महल में लगभग हजारों कबीले के लोग रहते थे। चूंकि 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए पात्र होते थे, इसलिए ये महल में कम से कम 200 से 300 मार्शल आर्ट के अनुयायी थे। ये अनुचर एक सीधी पंक्ति में खड़े होकर समन्वित लय में अपने मुक्कों का अभ्यास कर रहे थे। पहाड़ की तरह स्थिर रहो, तूफान की तरह प्रहार करो। इस तरह से तुम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। किसी भी जीत का पहला कारक तेजी से प्रहार करना है। अन्य तकनीकों का मुकाबला करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन गति एक ऐसी चीज है जिसका कभी भी सही मायने में मुकाबला नहीं किया जा सकता। वास्तव में ये कबीले ने हमेशा गति को एक कारक के रूप में महत्व दिया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर मुट्ठी की तकनीकों का एक क्रम प्रदर्शित किया। हर मुक्का बाघ के झपट्टे की तरह भयानक था, जिसकी दहाड़ गरज के बराबर थी। यह ये कबीले का अपना टेम्पेस्ट फिस्ट था, मुट्ठी पर आधारित अनूठी तकनीक का एक सेट जो ये कबीले की आंतरिक थंडरक्लैप ऊर्जा साधना के साथ और अधिक प्रभावशाली बन गया। प्रत्येक घूंसे के भीतर की आंतरिक ऊर्जा जब हवा में फैलती थी तो हवा के झोंके बनते थे जो देखने वालों के चेहरों पर चुभते थे। लोग अनायास ही उस अधेड़ उम्र के आदमी से एक कदम पीछे हट गए। वाह अंकल, आप तो कमाल के हैं। बेशक वह है। वह परिवार में तीसरा सबसे बड़ा आदमी है। उसका पराक्रम हमारे कुलपति और मजिस्ट्रेट के बाद दूसरे नंबर पर है। एक आवाज गूंजी जब भीड़ ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को विस्मय से देखा। उसका नाम ये झानक्सियोंग था। वह ये वंश का मुख्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षक था तथा अपने सहपाठियों के बीच उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। मंत्रमुग्ध होकर भीड़ ने जयकारे लगाए जब ये झानक्सियोंग ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे से कुछ 100 झांग एक दूर ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने में एक चट्टान के ऊपर एक युवक बैठा था। अपनी आंखें बंद करके और पैर क्रॉस करके वह बुद्ध की मूर्ति जैसा दिख रहा था, क्योंकि सुबह की धूप उसकी त्वचा को रोशन कर रही थी। हालांकि यह उसके दिमाग में रोशनी नहीं डाल पा रही थी। वह लगभग 18 या 17 साल का लग रहा था। उसका चेहरा तराशा हुआ था, उसकी भौहें जियान तलवार की तरह पतली थीं और उसकी नाक चट्टान की तरह तीखी थी। उसके चेहरे पर जवानी का जोश और वीरता झलकती थी, लेकिन एक बात उसकी सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर चिंतनशील शांति की आभा थी जो उसकी उम्र के लड़कों में नहीं होनी चाहिए। उसका नाम ये चेन था। उसने कितनी बार क्रियाएं दोहराई, आंतरिक वज्रपात ऊर्जा साधना पाठ्यक्रम में सिखाई गई विधियों के अनुसार सांस लेना और छोड़ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार जब वह अपने भीतर कोई दिव्यची इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता तो वे उसके छिद्रित मेरिडियन चैनलों के माध्यम से खुले में फैल जाते, जब तक कि उसके अंदर कोई भी नहीं बचता। उसका शरीर किसी भी दिव्यची को इकट्ठा करने में विफल रहा था। उनमें से 2 लोग वहां से गुजरे जहां वह पैर मोड़कर बैठा था। उनके चेहरे पर तुरंत तिरस्कार का भाव आ गया। एक ऐसे शरीर के साथ जो आकाशीय ची को भी संग्रहित नहीं कर सकता, उसे हर दिन नाटक करते देखना अरुचिकर है। हर दिन वह कितनी दवाइयां खाता था, यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है। भगवान, अगर हमें भी उतनी ही दवाइयां दी जाती तो भगवान जाने हमारे परिवार से कितने उभरते सितारे निकल आते। मुझे आश्चर्य है कि अगर गोलियां उसे नहीं बल्कि किसी कुत्ते को खिलाई जाती। अगर मैं उस दयनीय स्थिति में होता तो शर्मिंदगी में जीने के बजाय बहुत पहले ही डूब जाता। चुप रहो।
इतनी जोर से मत बोलो। वह अभी भी चीफ का बेटा है, तुम्हें पता है। इसमें क्या है? हम ये कबीले के लोगों ने वैसे भी किसी के जन्मदाता माता पिता पर कभी गर्व नहीं किया है, तो उसे शाही सुविधा क्यों दी जानी चाहिए? दोनों ने चुपचाप बात करने की कोई कोशिश नहीं की। उनके शब्द ये चेन के कानों तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखीं, ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना, खुद को उन दोनों द्वारा की गई चोट पहुंचाने वाली बातों को सहने के लिए तैयार किया। अपने मन में चुपचाप ये चेन अपनी वर्तमान दुर्दशा पर हंसा। अतीत में वह उन दोनों से लड़ने का मौका पाकर कूद पड़ता, लेकिन अब उसने उनकी अपमानजनक टिप्पणियों को सहना सीख लिया था। वह एक अपंग निकम्मा आदमी था, जिसे उन दोनों से कोई उम्मीद नहीं थी। ये चेन ने अतीत में भी बहुत कुछ दिखाया था। 12 साल की उम्र में वह 5वें चरण में था, 13 साल की उम्र में 6ठे चरण में और 14 साल की उम्र में 7वें चरण के शिखर पर था। वह अपने साथियों में सबसे होनहार लड़ाकों में से एक था। उसे मार्शल जीनियस के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसे ये हाउस ने एक सदी में नहीं देखा था। फिर भी यह सब लियान्युन पर्वत के भीतर 5 अन्य युवा शक्तियों के साथ ये चेन की रहस्यमयी पशु शिकार यात्राओं में से एक के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घात में हुआ। हमले के दौरान उसके सभी 5 साथी मारे गए, जबकि ये चेन ने खुद अपने मेरिडियन चैनलों को जबरन नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो डाकुओं का समूह चाहता था कि ये चेन को इस तरह से कष्ट मिले। युवा वंशज जीवित था, लेकिन स्थायी रूप से विकलांग हो गया था। शिवू साम्राज्य में एक व्यक्ति की ताकत उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाती थी। जिनके पास कम ताकत थी, उन्हें दूसरों द्वारा कुचल दिया जाता था। अगर यह तथ्य न होता कि कानून के नियम ने ऐसा बनाया कि सुबह के समय आदिमची सबसे अधिक होती, तो ये चेन को सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हुए नहीं पकड़ा जाता। 3 साल हो गए हैं। मेरी मेरिडियन चैनल कभी ठीक नहीं होने वाली है न। उसके अंदर आक्रोश उबल रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और इस बात पर नाराज हो गया कि उसका पतन कितना अचानक हुआ था। ये चेन ने एक बार फिर कोशिश की, जितना संभव हो सके उतनी दिव्यची इकट्ठा की। आश्चर्य की बात नहीं कि वह फिर से असफल हो गया। उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनल दीमक द्वारा खोखली लकड़ियों की तरह बेजान हो गई थी। फिर भी वह अपनी जगह पर क्रॉस लेग करके बैठा रहा। वह अपनी चेतना की तह में और भी गहराई में डूबता चला गया, एक बुजुर्ग भिक्षु की तरह जो मन की एकाग्र अवस्था में प्रवेश कर रहा हो। वहां उसकी चेतना की तह में एक खंजर की आकृति दिखाई दे रही थी। इसका लाल रंग का ब्लेड सिकाड़ा के पंख जितना पतला था और पारदर्शी होने के साथ साथ चमकीला भी था। यही वह असली वजह थी जिसकी वजह से ये चेन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि वह अपनी पुरानी ताकत पर वापस लौट सकता है। ये चेन एक औसत व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ था, जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी, लेकिन यह फ्लाइंग डैगर ही था जिसने उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में ला खड़ा किया था। फिर भी इस क्षण तक ये चेन इस उड़ते खंजर का उद्देश्य नहीं समझ पाया था। उसे बस इतना पता था कि जब भी वह अपनी चेतना की तह में डूबता था, तो खंजर मौजूद होता था, उसकी चेतना के कोकून में लटका रहता था। चाहे ये चेन उसे कैसे भी पकड़ ले, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। उसे गिरे हुए 3 साल हो चुके थे। कोई भी आम इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर अचानक गिरने का सामना नहीं कर सकता, लेकिन ये चेन ने अपनी हिम्मत से तिरस्कार भरी टिप्पणियों को झेलते हुए खुद को संभाला। सालों ने उसे विनम्रता सिखाई थी और उसकी आवेगशीलता को कम किया था। फिर से ये चेन ने आंतरिक वज्रपात ऊर्जा साधना तकनीक पर काम किया। एक गर्म धारा उसकी नाभि के गड्ढे से उठी और आकाशीय चीका एक झोंका घुमा और धीरे धीरे उसके मेरिडियन चैनलों में चला गया। फिर भी जब धारा क्षतिग्रस्त चैनलों से गुजरी, तो ये आकाशीय चीक बहुत प्रयास से इकट्ठा हुई छिद्रों में तब तक फैलती रही जब तक कि वे खत्म नहीं हो गईं। लानत है, मैं अभी भी यह नहीं कर सकता। ये चेन ने क्रोध में अपनी मुट्ठी चट्टान पर पटक दी। खून से उसके हाथ की त्वचा रंग गई थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ शारीरिक दर्द ही उसके मन में महसूस की गई पीड़ा को कम कर सकता है। क्या वह हमेशा के लिए बेकार रहने वाला है? जब वह अपने चरम पर था, तो चरणों को तोड़ना आसान था। उसका शरीर एक भंवर की आंख था, जो जीवन शक्ति की हर बूंद को भूख से चूसता था और उन्हें प्रकाश की गति से दिव्यची में बदल देता था। वह अपने 6ठे चरण के चरम पर होने के बावजूद 7वें चरण के लड़ाकू को संभाल सकता था। हालांकि अब वह बिना किसी कठोर प्रयास के अपने शरीर के भीतर दिव्यची का एक भी पुच्छ नहीं रख पा रहा था। ये चेन को अपना गुस्सा शांत करने में कुछ समय लगा। वह नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता। उसने अपना मन शांत किया और एक बार फिर से आकाशीय ची को इकट्ठा करने की कोशिश की। उसे कुछ समय लगा इससे पहले कि वह एक बार फिर से अपने मेरिडियन चैनलों के छिद्रित छिद्रों से करंट की एक छोटी सी किरण को बहता हुआ महसूस करता। हालांकि करंट कमजोर था, इतना ज्यादा कि यह बस 1 सेकंड में ही खत्म हो सकता था। ये चेन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, क्योंकि वह अपने चैनलों के माध्यम से धारा को धकेलने के लिए खुद को तनाव में डाल रहा था।
धारा धीरे धीरे एक छोटी सी धारा में मिल गई जो उसकी नाभि से उसके मेरिडियन तक रेंगती हुई चली गई, लेकिन हर कदम के साथ धारा का थोड़ा और सार कम होता गया। इस दर पर कोई भी दिव्यची नहीं बची होगी। मैं असफल नहीं हो सकता। जैसे ही उसने बहुत मेहनत से जो दिव्यची इकट्ठा की थी वह बिखरने ही वाली थी, ये चेन का मन शांत हो गया क्योंकि उसने एक अजीब सी पुकार का जवाब दिया। उसने खुद को एक विचित्र समाधि में पाया, जैसे कि उसका मन किसी भी तरह की बेचैनी से कोमल ठंडी हवा से साफ हो गया हो। ये चेन के दिमाग में एक बार फिर से फ्लाइंग डैगर का ख्याल आया। सिकाड़ा के पंख जैसे ब्लेड से अचानक एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। उस खंजर के अंदर एक अनोखी शक्ति छिपी हुई थी और ये चेन जानना चाहता था कि वह क्या है। यह वही खंजर था जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। तो ब्लेड के अंदर क्या रहस्य छिपा हो सकता है? हाल ही में फ्लाइंग डैगर समय समय पर उच्च आवृत्ति पर लयबद्ध रूप से कंपन कर रहा है। ये चेन ने अपने दिमाग को आगे बढ़ाया, अपनी चेतना की पहुंच को बढ़ाते हुए उड़ते खंजर के करीब पहुंचने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि आज वह दिन होगा जब वह उस तक पहुंचेगा और उस पर किसी तरह का नियंत्रण हासिल कर सकेगा। उसके दिमाग से एक जोरदार गड़गड़ाहट निकली। ये चेन के कान के पर्दे बेकाबू होकर बजने लगे, मानो उसके दिमाग के अंदर विस्फोट की ताकत से चोट लगी हो। फिर उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनलों की दीवारों में बिजली की एक धारा फूट पड़ी, जैसे पानी की लहरें किसी बांध से बाहर निकल रही हों। पलक झपकते ही ये चेन ने जिस दिव्यची को इतनी मेहनत से बुलाया था वह उसके मेरिडियन सिस्टम के छिद्रों से पूरी तरह बाहर निकल गई। घबराहट की हालत में ये चेन को एहसास हुआ कि शक्ति का यह उछाल उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। उसने डर के मारे अपनी चेतना वापस खींच ली और उछाल पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह क्या था? ये चेन की आंखें खुली रह गईं और उसका शरीर शिथिल हो गया। वह जोर जोर से हांफने लगा और अपनी मेरिडियंस की जांच की, लेकिन पाया कि वे क्षतिग्रस्त बनी हुई थीं। उड़ता खंजर उसके मन में शांत रहा। उसमें से निकलती शक्ति का ज्वार आकाशीय ची के समान महसूस हुआ, फिर भी पूर्व अधिक भयानक लगा। यह बस अधिक रहस्यमय लगा। उसके हाथों में खुजली हो रही थी और उसने सहजता से नीचे देखा। तभी उसे झटका लगा जब उसने पाया कि उसके हाथों के चारों ओर एपिडर्मल फ्लेक्स का एक आवरण था। जैसे ही उसने उन्हें हटाया, उसने खुद को एक जोड़ी कोमल गुलाबी गुलाबी हाथों को घूरते हुए पाया जो एक बच्चे के समान थे, जैसे उसके हाथों में एक तरह का कायापलट हो गया था। मैंने बस फ्लाइंग डैगर को ट्रिगर किया था और इसने पहले ही ऐसा प्रभाव पैदा कर दिया था। युवक अनायास ही कांप उठा। इस अजीब खंजर की और अधिक जांच की आवश्यकता थी, लेकिन उसे यह काम रात होने पर ही करना था। अनुयायियों की भीड़ के सामने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद ये झानक्सियोंग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर उपस्थित लोगों को तब तक देखा जब तक कि उसकी नजर ये चेन पर नहीं पड़ी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने करुण स्वर में आह भरी, उसके चेहरे पर उदासी थी। अगर ये चेन पर कभी हमला नहीं हुआ होता तो लड़के की वर्तमान साधना का आधार उससे कहीं बेहतर होता। लड़के ने नई पीढ़ी के सबसे होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का खिताब सही मायने में प्राप्त किया होता। वह भविष्य में कबीले के संरक्षक होने की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम होता और फिर भी ऐसा लगता था कि उसे बहुत शानदार होने के लिए दैवीय दंड दिया जा रहा था। उस समय वह ये चेन को उसके आवेगपूर्ण स्वभाव के बावजूद पसंद करता था। हालांकि 3 सालों ने उस युवा लड़के को एक धैर्यवान विनम्र व्यक्ति में बदल दिया है। अगर मेरिडियन चैनल क्षतिग्रस्त न होते तो ये चेन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार था। हालांकि भाग्य अप्रत्याशित होने में प्रसन्न होता है। जब वह एकांत में खड़ा था, ये झानक्सियोंग उस लड़के की ओर चलने लगा। चेन, अगर आप थके हुए हैं तो दिन भर के लिए रुककर आराम करना ठीक है। जो मदद नहीं की जा सकती उसे करने के लिए मजबूर न करें। आपके शरीर का कल्याण प्राथमिकता है, ये झानक्सियोंग ने सलाह दी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बहुत पहले ही यह विचार छोड़ दिया था कि क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनल कभी भी अपने आप ठीक हो सकते हैं। उन्हें ठीक करने का एकमात्र तरीका नेक्सस पिल का उपयोग करना था, जो कि बहुत अधिक कीमत के कारण ये के परिवार की पहुंच से बाहर था। यहां तक कि अगर ये के घर की हर संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए तो भी वे इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा के लिए अपंग नहीं रहूंगा, अंकल। मेरी मेरिडियन ठीक हो जाएंगी, ये चेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। ये झानक्सियोंग के सीने में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने छोटे लड़के के बालों को सहलाया और एक जबरदस्ती मुस्कुराहट दी। तुम एक अच्छे बच्चे हो, चेन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेरिडियन कभी ठीक होती है या नहीं। तुम्हारे चाचा और पूरा ये परिवार हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेगा। मुझे पता है, चेन ने सिर हिलाया। 3 साल हो गए हैं जब से उसकी मेरिडियन चैनल पंचर हुई थी, फिर भी कुछ कबीले के लोग उसका उपहास करते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे। उसके अधिकांश रिश्तेदारों ने उसके साथ अत्यंत दयालुता से व्यवहार किया था, जितना संभव हो सके उतने संसाधन जुटाए और अनगिनत औषधीय गोलियों के लिए व्यापार किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये चेन की मेरिडियन चैनल खराब न हो।
सभी इस उम्मीद में थे कि परिवार एक दिन उसके क्षतिग्रस्त मेरिडियन लिंकेज को फिर से जोड़ने के लिए शरीर के लिए नेक्सस पिल प्राप्त करने में सक्षम होगा। तुम्हें अपने बूढ़े पिता से मिलने जाना चाहिए जब भी संभव हो, ये झानक्सियोंग ने आह भरते हुए कहा। अपने पिता के बारे में सोचकर ये चेन का दिल दहल गया। उसके पिता ने उसके ठीक होने के लिए 3 साल तक अकेले ही बहुत बड़ा बोझ उठाया था। समय से पहले उसके बाल सफेद हो गए थे और शारीरिक रूप से वह अपनी वास्तविक उम्र से 10 साल बड़ा दिखने लगा था। ये चेन अपने पिता के कर्मों का बदला चुकाने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। मैं करूंगा। ये झानक्सियोंग वापस वहीं लौट आया जहां शिष्य प्रशिक्षण ले रहे थे और उस युवा लड़के को चट्टान पर पैर मोड़कर बैठा छोड़ गया, जो गहरी सोच में खोया हुआ था। एक मधुर आवाज उसके कानों के पास आई जिसने उसे उसकी तंद्रा से जगा दिया। तुम्हारे मन में क्या है बड़े भाई? ये चेन आवाज के नीचे एक हल्की सी खुशनुमा हवा सुनाई दी। ये चेन मुड़ा। उसकी आंखों के सामने एक 15 या 16 साल की युवती का शालीन चेहरा था। जब उसने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आज उसने लैवेंडर रंग की पोशाक पहनी थी। उसकी आंखें और भौहों की मेहराबें बहुत खूबसूरत थीं और उसकी पुतलियां एक साफ झील की सतह की तरह चमक रही थीं। वह बर्फ की तरह कोमल और गोरी त्वचा के साथ स्वर्ग जैसी दिख रही थी। युवा युवती के शरीर से एक हल्की प्यारी खुशबू बहकर उसकी ओर आ रही थी जिसने तुरंत उसका मूड ठीक कर दिया। ये चेन का दिल उसके सामने खड़ी लड़की के लिए स्नेह से भर गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें मेरा आसपास रहना पसंद नहीं है? वह हंस पड़ी। मेरा मतलब यह नहीं था। ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें देखना दुर्लभ है, तुम्हें पता है। ये चेन मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। लिटिल रॉ ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसके साथ वह पूरी तरह से सहज हो सकता था। कोई नहीं जानता था कि लिटिल रू वास्तव में ये परिवार की वंशज थी या नहीं, और न ही पूरे ये हाउस में कोई जानता था कि रू उसका असली नाम था या सिर्फ एक उपनाम जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया था। आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी को भी नहीं पता था कि ये रू के माता पिता कौन थे। इस रहस्यमय लड़की के बारे में सभी को बस इतना ही पता था कि जब वह छोटी थी तो उसे एक अजनबी ने ये हाउस की देखभाल में छोड़ दिया था। ये रॉ कबीले में एक आवारा के रूप में शामिल हुई थी और जाहिर है उसे कबीले का वास्तविक सदस्य नहीं माना जाता था। बहुत जल्द उसके साथियों ने उसे सताया और धमकाया। सौभाग्य से ये चेन एक बहुत ही होशियार बच्चा था जिसने अपनी मर्जी से ये रॉ की रक्षा की। उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक भाई अपनी बहन के साथ करता है। इसलिए लड़की स्वाभाविक रूप से तब से उसका पीछा कर रही थी। जब बदमाशों को अपने किए पर पछतावा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटी बदसूरत बत्तख अब एक मनमोहक सुंदरता वाली सुंदरी बन गई थी। वे अचानक गहरे शोक में डूब गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की थी या नहीं, क्योंकि उनके अवांछनीय प्रभावों ने अब ये रॉ के दिमाग पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। दरअसल उसने जानबूझकर ये कबीले के हर दूसरे सदस्य से दूरी बनाए रखी थी, जिसका स्वाभाविक अर्थ था कि वह प्रशिक्षण मैदान जैसी घनी भीड़ वाली जगह पर आने से बचती थी। ये रॉ ने अपना अभेद्य मुखौटा सिर्फ ये चेन के इर्द गिर्द ही लगाया था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो ये चेन के क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनलों के बाद से और भी घनिष्ठ हो गया था। दूसरे अनुचर दूर खड़े होकर दोनों दोस्तों को ईर्ष्या से भरे तूफानी भाव से बात करते हुए देख रहे थे। आखिरकार हर बार जब वे ये रॉ से बात करने की कोशिश करते थे तो सबसे उदार प्रतिक्रिया एक विनम्र मुस्कान की झलक होती थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखने वाली सादगी किसी से भी जुड़ने से इनकार करने के रूप में दिखाई देती थी। इसलिए जब लड़की इस पल में सच्ची खुशी की दुर्लभ मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी तो लड़के खुद को पूरी तरह से मुग्ध महसूस करने से रोक नहीं पाए। यह बस उत्तम सुंदरता की परिभाषा थी। वे समझ नहीं पाए कि उसकी मुस्कान असली थी। वे इसके बजाय सपना देख रहे थे। 3 साल हो गए हैं, है न? ये रॉ ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हार और शोक था। उसकी नजर धीरे से ये चेन के चेहरे पर टिकी हुई थी। एक बार एक साहसी और बेबाक लड़का, ये चेन अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो अपने जीवन में परीक्षणों से विनम्र हो गया था। इन सभी वर्षों में ये रॉ ने उसे ठीक करने में मदद करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, 3 साल। ये चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। निश्चित रूप से कोई नहीं जानता था कि उसने पीड़ादायक 3 साल कैसे गुजारे। कृपया हार मत मानो बड़े भाई, ये चेन पंचर मेरिडियन चैनलों के अच्छे स्वास्थ्य में वापस आने की उम्मीद है। तुम्हारे पिता और चाचा हमेशा उपचार खोजते रहते हैं और मुझे यकीन है कि वे एक दिन तुम्हारे क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनलों को वापस स्वस्थ करने का कोई रास्ता खोज लेंगे, ये रॉ ने आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया। अगर यह इतना आसान होता तो वे पहले ही मेरी मेरिडियन को ठीक कर देते। यह अब तक इस स्थिति में नहीं होता। क्या 3 साल तक अनदेखी की गई बीमारी के लिए अभी भी कोई उम्मीद है? ये चेन ने दयनीय रूप से आह भरी। ये चेन को बहुत बुरा लगा कि एक बेकार अपंग होने के बावजूद उसके कई कबीले के लोग अभी भी उसकी बहुत परवाह करते हैं। वह उनके कर्मों का बदला चुकाना चाहता था,
लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था और इसके बजाय बोझ बन गया था। उसके मन में एकमात्र आशा उड़ता खंजर था। बड़े भाई ये चेन, आपने एक बार मुझसे कहा था कि नीति हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो अदम्य संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी मेरिडियन प्रणाली को अच्छे स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए नेक्सस पिल प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी, ये रॉ ने अपनी महत्वाकांक्षी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा। केवल नेक्सस पिल ही किसी व्यक्ति के क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनलों में टूटे हुए लिंकेज को पुनर्जीवित कर सकती है। यह ये चेन की पीड़ा के लिए आवश्यक सटीक उपाय था। चलो, नेक्सस पिल बहुत कीमती गोली है जिसे केवल एक मास्टर अपोथेकरी ही बना सकता है। मुझे संदेह है कि हम इसे खरीद भी पाएंगे, भले ही हम परिवार की सारी संपत्ति बेच दें। अन्य तरीकों की तो बात ही छोड़िए, ये चेन ने बिना हंसे कहा। नेक्सस पिल प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अल्केमिकल गोलियां दुनिया की सबसे महंगी वस्तुओं में से कुछ थीं। यहां तक कि एक चियमेजिन पिल जिसे सबसे कम असामान्य माना जाता था, उसकी कीमत लगभग 52 सिल्वर होती थी, जो कुछ वर्षों में एक सामान्य घर के खर्च के बराबर है। इसके साथ कोई केवल एक मास्टर अपोथेकरी की विशेषज्ञता से बनाई गई नेक्सस पिल की कीमत की कल्पना कर सकता है। वास्तव में एक नेक्सस पिल का मूल्य 1 मिलियन चियमेजिन पिल्स के बराबर होगा। महल बिकने पर भी ये परिवार एक भी नहीं खरीद पाएगा। इन 3 सालों के दौरान ये चेन ने अपनी क्षतिग्रस्त मेरिडियन नलिकाओं को पोषण देने के लिए कम से कम 1 दर्जन चियमेजिन गोलियां खा ली थीं और खर्चे ये के घराने पर भारी पड़ रहे थे, इस तथ्य के बावजूद कि कबीले को एक औसत घराने की तुलना में बेहतर माना जाता था। ये चेन की खातिर कबीले ने पहले ही अपनी कई संपत्तियां बेच दी थीं। मामले को बदतर बनाने के लिए ये का घराना लियानियन के 18 घरों में लगातार अपनी ताकत खो रहा था, क्योंकि नई पीढ़ी अपने वरिष्ठों से सैन्य कौशल के मामले में पीछे रह गई थी। अगर यह कुछ और सालों तक जारी रहा तो ये के घराने के लिए भविष्य में केवल एक बेंचवार्मर बनकर रह जाना ही था, जिसका घरों में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं था। फिर भी ये चेन के पिता और अधिकांश कबीले के लोगों ने युवा लड़के के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने उसके कल्याण के लिए अपनी चिंताओं को दोगुना कर दिया। ये चेन जानता था कि वह हमेशा उनके कर्ज में रहेगा। वह अपने पिछले जन्म में अनाथ हो सकता है, लेकिन अब उसे घर नामक जगह मिल गई है। ये कैसल उसका घर था। ये चेन ने खुद भी अपने टूटे हुए मेरिडियन को ठीक करने के लिए कई तरीके आजमाए थे, लेकिन वह बार बार बुरी तरह असफल रहा था। उसकी एकमात्र उम्मीद रहस्यमयी फ्लाइंग डैगर थी, जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। वह उम्मीद की एक चिंगारी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। हाल ही में फ्लाइंग डैगर अपने आप ही काफी बार कंपन कर रहा था। छोटी बहन येरू, आज आपको प्रशिक्षण मैदान में देखकर फैंसी। जिस तरह ये चेन और येरू चैट कर रहे थे, उसी तरह एक बालक जो अपनी उम्र का लग रहा था, उसने दोनों से संपर्क किया। ये कोंग्यान परिवार के अधिक प्रतिभाशाली और अच्छे दिखने वाले लोगों में से एक थे। वास्तव में युवा पीढ़ी के बीच उनमें से केवल 3 ही 5वें चरण के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे और छठे तक पहुंचने से कुछ ही कदम दूर थे। अंकल झानक्सियोनक की बेटी जो ये जुआन, येरू और ये कोंग्यान नाम से गई थी। अब ये कोंग्यान अतीत में अपनी प्रगति के संदर्भ में ये चेन की तुलना में पीला हो सकता है, लेकिन वह अभी भी एक सुंदर ब्यू था जिसे मार्शल आर्ट में उपहार दिया गया था। यहाँ तक कि वह बड़े लोगों के बेटे में से एक होने के बाद भी कबीलों के बीच औसत स्टेशन से अधिक था। उनके पिता की रैंकिंग केवल प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर थी, प्रमुख का निकटतम दाहिना हाथ। येरू का जवाब छोटा था। हर बार जब कोई और उसके आसपास होता था तो वह अपने बर्फीले आचरण में लौट आती थी। ये कोंग्यान के रवैये में अचानक बदलाव आया और उनके चेहरे पर दिखाया गया, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति नेत्रहीन रूप से गहरी थी। युवक ने ये चेन पर एक भद्दी नजर डाली, जबकि तिरस्कार का एक रूप उसके टकटकी में संक्षेप में बुदबुदाया। यह कैसे हुआ कि येरू ने केवल ये चेन को अलग तरह से व्यवहार किया? यहाँ तक कि अगर वह एक मार्शल कौतुक हुआ करता था तो ये चेन अब शायद ही कुछ बोझ था। हेलो भाई ये चेन, आप स्वस्थ दिख रहे हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि आपका शरीर बेहतर हो रहा है। ये कोंग्यान की आवाज द्वेष और सूक्ष्मता के संकेत के साथ स्तरित थी, क्योंकि वह ये चेन का सामना करने के लिए बदल गया था। ये चेन की त्रासदी से पहले ये कोंग्यान कमोबेश उनके सबसे कट्टर अनुयायी थे। जैसा कि पूर्व 2 या 3 महीने के बाद की तुलना में पुराना था, ये कोंग्यान हमेशा उसके पीछे टिक गया था, अपने सबसे चमी स्वर में रोते हुए, बिग ब्रदर ये चेन। अपने हिस्से के लिए ये चेन ने अपने विंग के तहत ये कोंग्यान को लिया। हालांकि जब त्रासदी ने ये चेन को मारा तो ये कोंग्यान उसे और नहीं देखेगा। ये चेन ने सिखाया कि एक स्पष्ट रूप से अंतरंग संबंध कितना संक्षिप्त हो सकता है। जवाब में ये चेन ने उदासीनता की हवा के साथ ये कोंग्यान की कार्रवाई पर विचार किया। ये चेन केवल एक नहीं था जो किसी के मजाक और स्नेह पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। आप केवल यह जानते हैं कि जब आप अपने सबसे कम दोस्त होते हैं तो आपके सच्चे दोस्त कौन होते हैं। बहुत जर्जर नहीं, वास्तव में
मैं सोता हूँ और अच्छी तरह से खाता हूँ, ये चेन ने उत्तर दिया। टाइम्स कोशिश कर रहा हो सकता है, लेकिन वह उदास होने से बहुत दूर था। ठीक है, रंग, मुझे आश्चर्य हुआ। कोई सबके बाद एक बहुत प्रफुल्लित जीवन जी रहा है। ओह, काश कि मुखिया और बड़ों के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता। उनके बाल तनाव से बाहर निकल गए ताकि पर्याप्त चियमसिंग पिल्स प्राप्त कर सकें ताकि वे एक दयनीय आत्मकेंद्रित झटका ठीक कर सकें। ये कोंग्यान की आंखें संकुचित हो गईं। ये चेन का मजाक उड़ाने से पहले उन्होंने जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि डोंगलिन के दूसरे रैंक के राजकुमार ने सिर्फ एक नेक्सस पिल प्राप्त किया था? जब हमारे अच्छे प्रमुख ने खबर सुनी तो वह 2 दिन पहले अपने महल में भाग गया, राजकुमार से उस छोटी गोली के लिए भीख मांग रहा था, यहाँ तक कि अपने घुटनों पर भी। बेशक दूसरे दर्जे के राजकुमार ने अपने दर्शकों से तुरंत मुख्यमंत्री को बाहर निकाल दिया, क्योंकि राजकुमार जो अपने सही दिमाग में है, वह इस तरह के अमूल्य खजाने को क्यों देगा? कितना शर्मनाक है कि एक अभिमानी योद्धा एक प्रमुख की पसंद बन गया था और अपने घुटनों पर एक गोली के लिए भीख मांग रहा था। वह अब पूरे काउंटी का मजाक है। आपने क्या कहा? ये चेन का दिल डूब गया। उनके पास पूर्वोक्त घटना का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि न तो उनके पिता और न ही उनके अन्य वरिष्ठों ने इस घटना को अपने ध्यान में लाया था। ये कोंग्यान, आप इसे अभी रोक दें। दहशत में होने के बावजूद ये रू ने एक दृढ़ चिल्लाहट के साथ अपनी आवाज को शांत और एकत्र तरीके से उठाने में कामयाबी हासिल की। परिवार के वरिष्ठों ने आदेश दिया था कि इस घटना की बात ये चेन के आसपास नहीं की जानी थी, लेकिन ये कोंग्यान बुरे विश्वास में सहमत थे। ये चेन अपनी छाती को तेज महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने ये रू की ओर रुख किया। उसकी आवाज कम और कर्कश थी, जैसा कि उसने मांग की थी। क्या यह सच है, रू? उसके चेहरे पर नजर से देखते हुए, यह संभवतः सच रहा होगा। ये चेन का दिल तड़प उठा, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि उसके पिता अपने घुटनों पर भीख मांग रहे थे, केवल महल से बाहर निकलने के लिए। उनके पिता कबीले का चेहरा और दिल थे। किस तरह की शर्मनाक शर्म और अपमान के कारण उनके पिता ने जबरदस्ती सहन किया। बंद करो। क्यों? प्रमुख और बाकी सभी ने इस गुंडा के लिए अपने उचित हिस्से से अधिक किया था। उन सभी चियमसिंग पिल्स को 10 साल की पारिवारिक बचत के लिए समाप्त किया गया था। उसने अकेले ही इस पूरे परिवार को घसीटा था। ईमानदारी से, अगर मैं एक अच्छा कुछ भी नहीं था, तो मैं पहले एक दीवार में सिर चलाऊंगा और खुद को मारूंगा। ये कोनियन ने स्नेह किया। मैं सिर्फ लोगों को उसके जैसे किसी के लिए अपनी पीठ पर झुकते हुए नहीं देख सकता। ये चेन कभी नहीं जानते थे कि उनके पिता को खुद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। वह जो भी दर्द में था, उसके लिए उसके पिता द्वारा सामना किए गए अध्यादेश की तुलना में एक अनाज के अलावा कुछ भी नहीं था। वह अपनी आंखों में आंसू को अच्छी तरह से महसूस कर सकता था, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने देने के लिए खुद को रचा। मुझे बहुत खेद है, पिता। यह मेरी गलती है कि आपने बहुत कुछ झेला है। मैं कसम खाता हूं, अगर मेरे मेरिडियन चैनल कभी ठीक हो जाते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमार के महल में हर एक ईंट को नष्ट कर दूंगा जो आपके द्वारा अपमानित किए गए अपमान का बदला लेने के लिए है। बिगड़ा भाई, उसके ड्राइवर को न सुने। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रू इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से उन्मत्त थे, क्योंकि उनकी आंखों ने ये चेन को स्कैन किया था। हर कोई इस बात से चिंतित था कि यह सुनकर युवा बदमाश आखिरकार टूट जाएगा और निराशा में खुद को मार लेगा। यह ठीक है। मैं अपनी जान लेने वाला नहीं हूं। अगर मैं अपने जीवन में मामूली असुविधाओं के कारण आसान रास्ता निकालता हूं, तो मैं केवल एक कायर मर जाऊंगा। ये चेन ने जवाब दिया। उनके नाखून उनकी त्वचा में खुदाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प में अपनी मुट्ठी बांध ली थी। जीवित रहने के लिए शायद सबसे साहसी कार्य एक मार्शल फाइटर है जिसने अपने मेरिडियन सिस्टम को नष्ट कर दिया था, जो कभी भी कर सकता था। ये रू की आंखों में पानी आ गया। बिग ब्रदर, ये चेन, कृपया। आप मेरे जैसे अनाथ परिवार को मानते हैं। कृपया कभी भी कुछ भी मूर्ख न करें। अच्छा दुख, कुछ लोग सुपर मोटी चमड़ी वाले हो सकते हैं, ये कोंग्यान ने कहा कि वह मुस्कुराया था। ये चेन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें ये कोंग्यान की उन लोगों से मिली। ओह, मुझे पता है कि आप और अन्य बुजुर्ग क्या उम्मीद कर रहे थे। मुझे आपको किसी चीज पर जाने की अनुमति दें। मैं मरना नहीं चाह रहा हूं, यहां तक कि अगर मेरे शरीर में हर मध्याह्न चैनल को अलग कर दिया गया था, तब भी मुझे विश्वास है कि मैं इस राज्य में हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, उसने घोषणा की। इस बीच मैं इस भ्रम को दूर नहीं करता कि उनके पंखों वाला एक पक्षी कभी भी फिर से उड़ सकता है। शायद आप प्रमुख और उनके लोगों को एक बार फिर दूसरे स्थान के राजकुमार के महल में गोली के लिए भीख मांगना चाहते हैं। यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि डोंगलिन के राजकुमार खुशी से आपके लिए गोली को आत्मसमर्पण कर देंगे, तो अपने लिए इस तरह का एक मीठा सपना बनाने के लिए बधाई, ये कोंग्यान ने एक कर्कश चकली के साथ जवाब दिया। अपनी भूमिका जाने। आप हमेशा हमारे परिवार के लिए घातक होंगे। उन क्रूर शब्दों के साथ ये कोंग्यान ने उन पर अपनी पीठ फेरने से पहले मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। बिग ब्रदर, ये चेन, कृपया उनके शब्दों को दिल से न लें। ये रॉ ने जैसे ही ये कोंग्यान को छोड़ा,
उसकी अभिव्यक्ति उन्मादी चिंता के साथ हुई। ये चेन ने खुद को मारने की योजना नहीं बनाई होगी, लेकिन वह अभी भी उसके बारे में चिंतित थी। मैं दिन के लिए अपनी छुट्टी ले लूंगा। ये चेन ने अपना सिर हिलाया और प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकलने के लिए शुरू किया। जैसे ही उसकी आंखें उसकी अकेली आकृति पर पड़ी, ये रू ने उसके सीने में एक दर्द महसूस किया। ये कैसल के भीतर पैट्रियार्क रेजिडेंसी में। पैट्रियार्क रेजिडेंसी कुछ ही दूरी पर शानदार ढंग से खड़ी थी, जिसमें मूर्तियों और जटिल शिल्प कौशल के चित्र थे जो इसके बाहरी हिस्से को निहारते थे। हालांकि उन्हें बनाए रखने में कई साल लग गए थे, और जैसा कि प्रकृति ने दीवारों को नीचे गिरा दिया था, रेजिडेंसी कबीले के अंतिम पतन पर प्रतिबिंबित होती थी। यहां तक कि आसपास के बगीचे भी अव्यवस्था की स्थिति में गिर गए थे, क्योंकि हर जगह मातम छिड़ गया था। इसके बाद जब हाउस ऑफ ये उनके प्रमुख थे, तो कबीले 18 सदनों के रैंक के भीतर दूसरा सबसे शक्तिशाली था। 20 से 30 या तो बागवानों को विशेष रूप से पैट्रियार्क रेजिडेंसी के परिवेश में जाने के लिए काम पर रखा गया था। बेशक अब तक उन बागवानों में से कोई भी नहीं रहा। बड़े पैमाने पर यह परिवार के कई व्यापारिक उपक्रमों का लंबे समय तक संचालन बंद था। एक जोरदार दुर्घटना के साथ ये चेन हरे संगमरमर के कदम पर अपने घुटनों पर गिर गया, जैसे ही वह पैट्रियार्क रेजिडेंसी के दरवाजे पर पहुंचा। युवक के माथे की आवाज लगातार कठिन पथरीले कदम पर चलती है। ये झांटियन के निवास की दिशा में सभी तरह से प्रतिध्वनित होती है, जिसमें लड़का खुद अपने माथे से खून की धारा से अनजान होता है। पिता, यह मेरी गलती है कि आप बहुत पीड़ित हैं। उसकी आवाज टूट गई क्योंकि उसका दिल एक बार फिर तड़प उठा। ये चेन ने अपने दिल में चुपचाप शपथ ली कि एक दिन जब उसे अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने का रास्ता मिल गया, तो वह अपने पिता और चाचाओं को चुकाने के लिए हर औंस का उपयोग करेगा। बहुत दया। पैट्रियार्क रेजिडेंसी के मुख्य हॉल में ग्रे बागे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक लंबी आह निकाली। उन्होंने मजबूत असर की आभा को विकीर्ण किया, इतना कि जैसे ही वह बस एक कोने में खड़े हुए, वह अभी भी एक अजय उपस्थिति का उत्सर्जन करेंगे। फिर भी उनकी स्पष्ट शक्ति के बावजूद उनका चेहरा उनकी उम्र के लिए बहुत पुराना था। कुछ सफेद बालों के साथ उनके सिर के बीच में सजा हुआ था। यह सदन के संरक्षक ये झांटियन थे। बिग ब्रदर, क्या आप उसे देखने नहीं जा रहे हैं? उसके पास खड़े एक आदमी ने पूछा। यह आदमी ये झांटियन से कुछ साल छोटा लग रहा था और वास्तव में उसके कई भाइयों में से एक था। ये झानलुंग। ये झांटियन के 3 जैविक भाई थे और 2 जो भाई बहन के साथ भाई बन गए। फिर उनमें से 6 ने अपनी उम्र के अनुसार अपनी वरिष्ठता रखी। ये झांटियन सबसे बड़े थे। इस बीच ये झानलोंग दूसरे स्थान पर थे क्योंकि उन्होंने हाउस के ट्रिब्यूनल के मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाई। उसके बाद तीसरे के रूप में ये झानक्सियोनक थे। बाकी भाई आमतौर पर महल के बाहर ड्यूटी पर थे क्योंकि उनके कार्य ज्यादातर बाहरी मामलों के थे। दोनों लोगों ने पहले ही ये चेन की उपस्थिति का पता लगा लिया था जिस क्षण वह पैट्रियार्क के निवास के बाहर खड़ा था। मैं चेन को देखने की ताकत को कैसे बुला सकता हूं? मेरे गरीब बेटे को इन सभी वर्षों में बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि मैंने ज़ियोरुओ एक से वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा और देखभाल करूंगा, मैंने वादे तोड़ दिए हैं। यह बेटा हमेशा से उसका अपना आदमी रहा है। मैंने कभी उसे पिता कहते नहीं सुना। नीचे दीप उसने मुझे घृणा की और यही कारण है कि मैंने जो कुछ भी इस बिंदु पर किया है वह सिर्फ संशोधन करने का मेरा तरीका था। ये झांटियन शायद अपनी सीट से नहीं हटे, लेकिन उन्होंने ये चेन को खारिज करने का इरादा नहीं किया। जब उसने युवक की कर्कश आवाज से पिता शब्द सुना तो उसकी आंखों में आंसू बह गए जैसे ही वे नीचे आए। मेरे बेटे ने आखिरकार मुझे पिता कहा है। चेन एक स्मार्ट लड़का है जिसमें बड़े मानसिक भाग्य बिग ब्रदर हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि देवता उसे लंबे समय तक पीड़ा देंगे। हमारे पास संसाधन के हर अंतिम औंस के साथ हम उसे एक नेक्सस पिल प्राप्त करेंगे, ये झानलोंग ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। फिर जैसे ही उसकी आंखों में गुस्सा आया, उसने जारी रखा। इस बीच डोंगलिन के दूसरे रैंक के राजकुमार ये कबीले को अपमानित करने के लिए कीमत चुकाने की तैयारी करेंगे। वास्तव में वे कई बार अपनी मूर्खता के लिए भुगतान करेंगे। नहीं, राजकुमार के साथ मुद्दा खत्म हो गया है। सम्राट ने राजकुमार को अपना शाही खिताब दिया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह 10 मिलियन की सेना की वफादारी की कमान के अलावा कम से कम 17 नौवेंचरण के बिजली घरों से घिरा हुआ है। सबसे बुरी बात यह है कि शाही सदस्यों के साथ भी उनके करीबी संबंध हैं। ये कबीले की मारक क्षमता इन लोगों के बराबर नहीं है। अभी हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह यह है कि चुपचाप हमारे चेहरे पर जो भी मौकरी फेंकी गई है उसे निगल लें। वास्तव में अभी मेरी एकमात्र चिंता मेरे बेटे के मध्याह्न चैनलों को बहाल करना है। अपमान शर्म की बात है, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता तब तक कोई भी बात नहीं। उस अंत तक मैं किसी भी अनावश्यक संघर्ष में खुद को शामिल करने से बचना चाहूंगा। ये झांटियन ने कहा कि उसने अपना सिर हिला दिया। भले ही वह बूढ़ा वापस आ गया हो, फिर भी पूरे कबीले की शक्ति दूसरे दर्जे के राजकुमार के बल से कई लीग दूर होगी, उसने खुद को सोचा।
हालांकि वर्षों की व्यापक जांच ने चेन की पीड़ा के दोषियों को प्रकाश में लाया है। इस विशेष मामले के लिए मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने बेटे को अपने खून की आखिरी बूंद तक बदला लूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा। ये झांटियन की आंखों में चमक को हल करें। हवा के झोंके ने हवा देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये चेन अपने पिता के निवास के बाहर अपने घुटनों पर बने रहे। उन्होंने ये फैमिली डेडवेट के रूप में बसने से इनकार कर दिया। अगर ऐसा कुछ होता जो उनके टूटे हुए मेरिडियन चैनलों को ठीक कर सकता था, तो वह इसे लागत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फ्लाइंग डैगर उसके दिमाग के अंदर हिल गया। ये चेन के सिर के माध्यम से एक विचार चला। यह फिर से अभिनय कर रहा है। फ्लाइंग डैगर बार बार स्पंदन कर रहा था, लेकिन इस बार की तीव्रता पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। ये चेन अपने पिता के निवास छोड़ने के बाद अपने स्वयं के केबिन में लौट आए। यह केवल एक बिस्तर और एक अलमारी के साथ एक साधारण कमरा था, दोनों लकड़ी से बने। फ्लाइंग डैगर उसके साथ संपर्क के किसी रूप में आकर्षक लग रहा था, जैसे कि यह कुछ कोडित संदेशों पर गुजर रहा था। यह ये चेन को थोड़ा भयभीत करता है, क्योंकि उसे फ्लाइंग डैगर से यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक एनिमेटेड प्राणी के समान कार्य करेगा या यहाँ तक कि भावना के बराबर कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ये चेन भयभीत नहीं रहे। वह पहले से ही अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर था, इसलिए संभवतः सबसे खराब क्या हो सकता है। वह अपने बिस्तर पर क्रॉसलेग्ड बैठ गया और जल्द ही उसका मन जल्दी से ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया। फिर उन्होंने अपने दिमाग से फ्लाइंग डैगर तक पहुंचने की कोशिश की। फ्लाइंग डैगर के चारों ओर एक क्रिम्सन हेलो की परिक्रमा की गई, क्योंकि यह सभी कोनों में किरणों को उत्सर्जित करने वाले उज्ज्वल सूरज की तरह ये चेन की चेतना के समुद्र के ऊपर चुपचाप लटका हुआ था। समय जल्दबाजी लग रहा था। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 और फिर 3। फ्लाइंग डैगर की गतिविधि तक अधिक से अधिक उन्मादी हो गई। थम्प! फ्लाइंग डैगर से बिजली का एक बेलगाम प्रवाह निकला। यह ऊर्जा अथाह थी कि ये चेन के शरीर से मूल आकाशीय ची इसकी तुलना में पीला था, जैसे कि पूर्व समुद्र से लहरें थीं और बाद वाली नदी की धाराएं थीं। फ्लाइंग डैगर और ये चेन के क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनलों से सत्ता के ज्वार आए। जो कुछ भी उनके रास्ते को पार करता है, वे तेजी से बाहर निकलते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, भले ही कुछ शक्ति उनके चैनलों के क्षतिग्रस्त उद्घाटन के माध्यम से उनके शरीर से अनजाने में लीक हो गई थी, फिर भी अवशेष अपने रहने में कामयाब रहे, क्योंकि वे अपने मध्याह्न के माध्यम से दौड़ जारी रखते थे। यह ऐसा था जैसे किसी ने उसके मांसल दिल को मारा हो। ये चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बिस्तर के किनारे पर उसके हाथों की चपेट में आने से खून खौलता था। वह हांफता था और सांसों की गहरी खाई के लिए खड़ा था। क्या भयावह शक्ति, एक विचार उसके तले हुए दिमाग के माध्यम से जिप किया गया। यहाँ तक कि सेलेस्टियल ची की सबसे दुर्जय राशि जो वह तब कर सकता था जब वह 3 साल पहले अपने चरम पर था, अब उसके भीतर बेलगाम धार की तुलना नहीं की जा सकती थी। वास्तव में यह विशेष शक्ति इतनी शुद्ध थी, यह स्वयं सेलेस्टियल ची से भी अधिक निरपेक्ष होने में कामयाब रही। क्या यह आकाशीय ची के कुछ प्रकार के अनूठे बदलाव हो सकते हैं? क्या अधिक आकर्षक था कि उस अवांछित घटना के बाद ये चेन के शरीर में एक बदलाव आया था। इकोडिस से गुजरने वाले जानवरों के विपरीत, एपिडर्मल फ्लेक्स की परत के बाद परत उसके शरीर को तब तक बहा देती है जब तक कि वह रुक नहीं जाता और निष्पक्ष उज्ज्वल त्वचा की एक परत पर बस जाता है। अब उनका पूरा शरीर जीवन की एक नई सांस के साथ उपहार में दिया गया लग रहा था। उनके क्षतिग्रस्त मेरिडियन चैनल अभी भी टूटे हुए थे, लेकिन ये चेन किसी तरह समझ गए थे कि उनके शरीर को अब खुद को फिर से जीवंत करने की एक नई क्षमता के साथ इम्ब्यूड किया गया था। वह एक टकटकी में था। ये चेन ने खुद को पूरी तरह से अस्तित्व के एक और स्थान के करीब महसूस किया। वह आकाश में मंडरा रहा था, विशाल महासागर के ऊपर, इतना कि वह उस बिंदु को नहीं देख सका जहां आकाश और पानी ने भाग लिया। उसने दूर से उसे पुकारते हुए एक आवाज सुनी, लेकिन वह यह बताने में असफल रहा कि क्या कहा जा रहा है। अनियंत्रित सेलेस्टियल ची के मोटे वाष्प नीचे से अपने पैरों पर चले गए, केवल तभी उड़ गए जब हवा उनके माध्यम से बह गई। एक झटके में ये चेन ने महसूस किया कि समुद्र पूरी तरह से एक ही अजीब लेकिन संघनित आकाशीय ची से बना था। सेलेस्टियल ची को अपने गैसीय अवस्था से तरल रूप में संघनित होने से पहले कितना शुद्ध होना होगा। मूल मात्रा इस बिंदु पर कितनी होगी कि तरल आकाशीय ची एक अंतहीन महासागर में शामिल होने में कामयाब रहे। एक आकाशीय ची इस विशाल, यहां तक कि 100 नहीं 1,00,000 सेनानियों को इसे ओवरटाइम करने में सक्षम नहीं होगा। इस बीच उसे बुलाने वाली आवाज पतली हवा में फीकी पड़ने तक आगे और आगे की दूरी में बहती दिख रही थी। यह जगह क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? लेकिन यह एक सपने की तरह महसूस नहीं होता है। एहसास के एक झटके ने उसे पछाड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह विचित्र स्थान मेरे सिर में फ्लाइंग डैगर से जुड़ा हो? उसके शरीर के हर इंच पर महसूस की गई सनसनी एक सपना बनने के लिए बहुत आश्वस्त थी। यह हो सकता है, एक और विचार उस पर दौड़ कि यह विशाल महासागर फ्लाइंग डैगर के अंदर सिर्फ एक छिपी हुई दुनिया थी। ये चेन फ्लाइंग डैगर में छिपे रहस्यों की ओर अनियंत्रित आश्चर्य से भर गया था।
उन्होंने डैगर की किंवदंती को सुनकर याद किया कि यह उनके परिवार का पैतृक खजाना था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह फ्लाइंग डैगर था जो उन्हें इस दुनिया में लाया था। वह इस बिंदु पर आधा जाग गया था। फ्लाइंग डैगर ने ऊर्जा की अनथीन धाराओं को जारी रखा और अपने शरीर के सभी हिस्सों के माध्यम से धार को अनसुना कर दिया। यहां तक कि जो मेरिडियन चैनल क्षतिग्रस्त हो गए थे वे धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगे थे, क्योंकि यह सेलेस्टियल ची अपने घावों को भिगोता और पोषित करता था। ये चेन का दिमाग हवा में तैर रहा था, बह रहा था। क्या वह सो रहा था या वह जाग रहा था? उसने समय का ट्रैक खो दिया जब तक कि उसने अपने छोटे से केबिन के बाहर एक सरसराहट नहीं सुनी जिसने उसे अपने बिस्तर से झटका दिया। तो क्या यह सब एक सपना था या क्या? ये चेन ने जोर से सोचा। वह ठंडे पसीने में भीग गया था, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। पहले वह हमेशा तड़प तड़प में जागता था, जैसे कि उसके शरीर को चीर दिया जा रहा हो, लेकिन आज दर्द अनुपस्थित था। उसने अपने शरीर के अंदर और अपने सुखद आश्चर्य के लिए ची को घूमने की कोशिश की। उनके पूरे मध्याह्न चैनल परिचित गूढ़ आकाशीय ची से भरे हुए थे। मेरे मध्याह्न चैनल, वे ठीक हो गए हैं। मेरे मेरिडियन चैनल ठीक हो गए हैं। ये चेन हिलना बंद नहीं कर सका। वह अपने क्षतिग्रस्त मध्याह्न चैनलों के लिए रहस्यमय तरीके से जुड़ा हुआ था और फिर से जुड़ा हुआ था, जबकि सेलेस्टियल ची की ज्वार की लहरों ने अपने नवोदित चैनलों में अपने डेंटियन के बारे में बताया। वह संभवतः इस परिवर्तन के प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। वास्तव में वह उत्साह से भर गया था। 3 साल के लिए उनके मेरिडियन चैनलों को बेकार कर दिया गया था, जिससे उन्हें अपने जीवन में सभी प्रकार के दर्द के माध्यम से जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज वह दिन था जब वह अंत में अंधेरे से उभरा था कि उसने 3 साल तक आत्महत्या कर ली थी। हालांकि यह वे 3 साल थे जिन्होंने ये चेन के मानसिक भाग्य को आकार दिया था। इसलिए चंगा होने के बावजूद उसे यह देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या किया जाना चाहिए। धैर्यपूर्वक और सावधानीपूर्वक उन्होंने अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनके शरीर के हर हिस्से के साथ साथ उनके आंतरिक अंगों को भी लगता था कि शुद्ध यांग एनर्जी की एक धारा के रूप में एक नया जीवन दिया गया है। एक शब्द युवक के सिर में फैल गया, शुद्ध यांग राज्य। यह कहा गया था कि जब एक बच्चा पैदा हुआ था तो उनका शरीर शुरू में शुद्ध यांग ऊर्जा से भरा हुआ था। उनका शरीर एक अशुद्धता के बिना जेड के रूप में स्पष्ट है। फिर भी जैसे जैसे एक बड़ा होता गया, संचित विषाक्त पदार्थों की संख्या ने शरीर को खेती और प्रशिक्षित करने के लिए कठिन बना दिया। यह अफवाह थी कि केवल जब कोई 10वें चरण को प्राप्त करता है तो वे आकाशीय ची की खेती करने की क्षमता को अनलॉक करेंगे, जो उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त शुद्ध है। जब तक यह एक नवजात शिशु को शुद्ध यांग राज्य के समान वापस नहीं आया, तब तक योद्धा की मार्शल आर्ट कौशल और दीर्घायु दोनों में तेजी से सुधार किया जाएगा। कुछ महान परिवारों ने नवजात शिशुओं को अपने शरीर की खेती में मदद करने के लिए भी कदम उठाए, जबकि उनकी यांग एनर्जी अभी भी अपने शुद्ध यांग राज्य को बनाए रखने के लिए उन्हें दुर्लभ रासायनिक गोलियां देकर अपने चरम पर थी। किसी व्यक्ति का आकाशीय ची अविश्वसनीय रूप से दुर्जय नहीं हो सकता है जब वे शुद्ध यांग राज्य में पहुंच गए थे, लेकिन यह एक व्यक्ति की आकाशीय ची को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार करेगा, खासकर जब एक औसत व्यक्ति के शरीर की तुलना में। यहां तक कि उनकी खेती की गति 10 गुना या किसी भी औसत व्यक्ति से अधिक बढ़ जाएगी। यही कारण है कि महान परिवारों ने अक्सर कई मार्शल आर्ट कौतुक का उत्पादन किया। ये चेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इस तरह से शुद्ध यांग राज्य प्राप्त करेंगे। उसने अपने दिमाग में फ्लाइंग डैगर पर एक नजर डाली और दूर की आवाज के बारे में सोचा जो उसके कान में फुसफुसाए। यह फ्लाइंग डैगर बस एक अचूक रहस्य था, इसका मूल अपने उद्देश्य के रूप में एक रहस्य के रूप में बड़ा है। जब ये चेन उस ट्रांस से जाग गया था तो उसने महसूस किया कि उसका सेलेस्टियल ची पहले से ही पहले चरण में था। उन्होंने अपने शरीर के भीतर गूढ़ आकाशीय ची का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और पाया कि अतीत में जो कुछ था उसकी तुलना में इसके प्रचलन में गति काफी तेज थी, जब वह अपने छठे चरण के प्रमुख में था। अब जब भी वह यह इच्छा करता है, फ्लाइंग डैगर स्वचालित रूप से अपने शरीर में आकाशीय ची की एक लहर डाल देगा। जैसा कि उन्होंने विशाल आकाशीय ची महासागर की दृष्टि में वापस सोचा था, ये चेन ने सोचा कि क्या उनके पास ची के समान यद्यपि व्यक्तिगत महासागर है जो उनकी गोदी और कॉल पर खंजर के भीतर पड़ा है। उन्होंने भूख में आकाशीय ची की धार को अवशोषित किया और महसूस किया कि यह उनके शरीर के भीतर मजबूत और मजबूत है। जल्द ही ये चेन खुद को फर्स्ट और सेकंड स्टेज को अलग करने वाले रैंक बैरियर के करीब पहुंच सकता है। उसके पास केवल फर्स्ट स्टेज फाइटर का वास्तविक कौशल हो सकता है, लेकिन सेलेस्टियल ची के अनर्गल उछाल के साथ रैंक बाधा उसके सामने गिर गई। मैंने एक चरण उन्नत किया है, दूसरा चरण। जब पिछली बार ये चेन को एक नए चरण को प्राप्त करने में इतनी खुशी महसूस हुई थी, यहां तक कि जब वह छठे चरण के माध्यम से टूट गया था, तब भी उसकी खुशी की तुलना पहले नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसने दूसरे चरण में प्रवेश किया था। नीति हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करेगी जो अदम्य संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। कहावत खुद को सच साबित करती है।
ये चेन ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया क्योंकि निराशा ने उसे 3 साल के लिए त्रस्त कर दिया था और अब दृढ़ विश्वास के साथ विस्थापित हो गया है। वह अब अपंग आदमी नहीं था। अपने पहले चरण की उन्नति के बाद से ये चेन ने एक और सफलता की तैयारी में फिर से अपने आकाशीय ची को मजबूत करना शुरू कर दिया। यह तब था एक प्रवचन तकनीक के कुछ रूप के बारे में फुसफुसाते हुए धीरे धीरे ये चेन के दिमाग में सामने आया। इसने अपना नाम द 9 एस्ट्रा स्काईज की खेती तकनीकों पर एक गूढ़ प्रवचन घोषित किया। इसमें 9 अलग अलग तत्वों के नाम पर 9 अलग अलग अध्याय शामिल थे: धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, बर्फ, हवा, गड़गड़ाहट और बिजली। पूरे प्रवचन में सूचीबद्ध सामग्री अभी तक जटिल थी। ये चेन ने महसूस किया कि 9 एस्ट्रा स्काईज के हर विवरण और सामग्री को उनके दिमाग में सही तरीके से उकेरा गया था। हर एक शब्द क्रिस्टल स्पष्ट था। 9 एस्ट्रा आसमान 9 मौतों 9 जन्मों के माध्यम से प्रयास करते हुए एक आकाश को स्थानांतरित करता है। वह निश्चित नहीं था कि यह किसी के लिए किस तरह का राज्य होगा स्वर्ग को पार करना, लेकिन वह 9 मौतों 9 जन्मों से भी अधिक हैरान था। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि 9 एस्ट्रा स्काईज द्वारा वर्णित उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति को पूरी तरह से 18 बार पुनर्जन्म लेना होगा। क्या यह हो सकता है? मेरा मतलब है, जब लोग मर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे एक मोमबत्ती के अंत तक पहुंच गए हैं। कोई भी कभी भी मृत्यु से वापस कैसे आ सकता है? यह एकमात्र अजीब खोज नहीं थी जिसे ये चेन ने उजागर किया था। वर्णित 9 ची खेती तकनीकों में थंडर चैप्टर के तहत द थंडर सम्राट प्रवचन नामक एक तकनीक थी, जिसमें इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन तकनीक के समान संदिग्ध तरीके और कदम थे जो कि ये कबीले ने हमेशा अभ्यास किया था। हालांकि दोनों के बीच अभी भी कुछ अंतर थे क्योंकि थंडर सम्राट प्रवचन अधिक पर्याप्त और उन्नत था। इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन के भीतर 3 ग्रेड थे और एपेक्स स्तर जो केवल अपने पिता के लिए जाना जाता था। ये झांटियन को अफवाह थी कि अगर अभ्यास किया जाए तो वे सीधे 10वें चरण में एक लड़ाकू को ऊंचा करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर थंडर सम्राट प्रवचन को 6 ग्रेड में विभाजित किया गया था। इसके अभ्यास के बहुत ही प्रतिद्वंद्वी ने प्रकृति को टक्कर देने वाली गड़गड़ाहट और शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करने के लिए कृषक को पुरस्कृत किया। ये चेन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कितना महान होने जा रहा था। वह निश्चित रूप से जानता था कि 2 तकनीकों की तुलना करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन थंडर सम्राट प्रवचन के पानी के नीचे संस्करण के अलावा कुछ भी नहीं था। यह इतना अधूरा था कि इसमें बाद की सामग्री का 10वां हिस्सा शामिल नहीं था। फ्लाइंग डैगर का हाउस ऑफ ये के साथ क्या संबंध था? हर मार्शल आर्ट तकनीक को 9 स्तरों के साथ रेट किया जा सकता है। इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन तकनीक को पहले से ही एक उन्नत तकनीक माना जाता था जो तीसरे स्तर पर और ऊपर थी। डोंगलिन काउंटी के भीतर गुटों द्वारा प्रचलित सभी मार्शल आर्ट तकनीकों के बीच प्रतिष्ठा की स्थिति पर कब्जा कर लिया। तो अत्यधिक उन्नत थंडर सम्राट प्रवचन का और क्या? थंडर सम्राट प्रवचन की कोशिश और दर करना शायद एक बुरा विचार था, इसलिए ये चेन ने उस विचार को छोड़ दिया। इसके बजाय उसने स्वयं प्रवचन का पालन करने के बारे में सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लंबे समय से इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन के एक चिकित्सक थे और इस तरह कुछ थंडर शैली तकनीक मूल बातें अर्जित की थीं। दूसरे, यह इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन की तुलना में अधिक मार्शल आर्ट था। ये चेन ने खुद को थंडर सम्राट प्रवचन के पहले ग्रेड द्वारा लाए गए रहस्यों में पूरी तरह से डूब पाया। उसके पास तकनीक के रहस्यों की सही समझ हो सकती है, लेकिन यह युवक को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। बादलों के माध्यम से सूरज के झांकने तक केबिन के ऊपर एक हर्षित मौन लटका हुआ था। सुबह की धुंध ने लकड़ी के केबिन के आसपास के हिस्से को सिकोड़ दिया और क्योंकि यह सबसे दूर के क्षेत्र में स्थित था, वे ये कैसल परिसर के अपने हिस्से के आसपास कभी भी कई आगंतुक नहीं थे। नतीजतन सदाबहार पेड़ों की पृष्ठभूमि के नीचे एक शांत मौन लटका हुआ था और एक छोटे से पुल के नीचे एक शांत क्रीक रेसिंग थी। रखरखाव की कमी के कारण आसपास एक जंगली जंगल के समान था, लेकिन जंगल के भीतर आजीविका का प्रदर्शन था। ये चेन ने अपने केबिन से बाहर कदम रखा और सुबह की ताजी हवा की गहरी सांस ली। भोर के बाद से उन्होंने महसूस किया कि दुनिया ने एक नए कैनवास पर ले लिया है, इतना कि फूलों की खुशबू ओस थी। सबसे बढ़कर उन्होंने शांति की भावना महसूस की थी जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। थंडर सम्राट प्रवचन का अध्ययन करने की एक रात के बाद ये चेन ने इनर थंडर क्लैप एनर्जी कल्टीवेशन के भीतर कई खामियां पाईं और तब से अपने चिकित्सक की खेती की गति को कई गुना तक बढ़ावा देने के लिए कुछ सुधार किया। वास्तव में जब से उन्होंने 9 एस्ट्रा स्काईज के तानाशाहों को जाना था, ये चेन ने महसूस किया कि मार्शल आर्ट की उनकी समग्र जन्मजात समझ में वृद्धि हुई है। फ्लाइंग डैगर की सेलेस्टियल ची की आपूर्ति कभी भी बंद नहीं हुई, जिसने ये चेन के व्यक्तिगत आकाशीय ची जलाशय को तेजी से मजबूत किया, जब तक कि वह एक बार फिर से दूसरे चरण को पार करने के कगार पर नहीं था। बूम! अपने डेंटियन से एक जोर का ढेर लगा, क्योंकि बाधा उसके सेलेस्टियल ची से तुरंत पहले गिर गई। मैं अब तीसरे चरण में हूं। एक औसत व्यक्ति को पहले से तीसरे चरण तक अग्रिम करने के लिए कम से कम 1 या 2 साल लगेगा।
फिर भी एक तेज गति में ये चेन ने सिर्फ एक रात में इतना आकाशीची बरामद किया था। क्या मुझे पिता को थंडर सम्राट प्रवचन के बारे में बताना चाहिए? ये चेन ने सोचा। अपनी सहायता से पिता अपनी शक्तियों को तेजी से सुधारने और 8 या 9वें चरण के अतीत को शूट करने में सक्षम होंगे। फिर हमारे साथ ओल्ड ग्रैम्प्स के साथ परिवार में 2 9वें चरण के पावर हाउस होंगे। हमारा बल वर्तमान से बहुत अलग होगा। ये हाउस आखिरकार हमारे खतरनाक राज्य से मुक्त हो जाएगा। हालांकि थंडर सम्राट प्रवचन के अंतिम 3 उन्नत ग्रेड एक झटके के रूप में आ सकते हैं। ये चेन ने अपने बूढ़े आदमी के साथ केवल पहले 3 ग्रेड साझा करना सबसे अच्छा समझा। बेशक उसे अपने नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए झूठ के साथ आना होगा। उनके पिता अपने मेरिडियन के पोषण के लिए पर्याप्त चियमिंग पिल्स इकट्ठा करने के लिए परिवार के पास मौजूद हर संसाधन को समाप्त कर रहे थे, जिसके कारण परिवार समय के साथ कम प्रभावशाली और कम शक्तिशाली हो गया। फिर भी उनके पिता ने एक बार भी शिकायत नहीं की थी, जबकि उनके अधिकांश चाचाओं को अपने दुर्भाग्यपूर्ण भतीजे की पेशकश करने के लिए केवल प्यार और देखभाल थी। बड़े पैमाने पर एक विलेख के रूप में यह संभवतः थंडर सम्राट प्रवचन साझा करके पर्याप्त रूप से चुकाया नहीं जा सकता है। उसकी आंखों में रोशनी की एक ठंडी चमक गई। जिन लोगों ने मुझे इस परीक्षा के माध्यम से रखा था, वे खराब हवाओं को काट देंगे जो उन्होंने बोया है। ये चेन ने अपने भीतर के गुस्से को शांत करते हुए सांस ली और उकसाया। जब से उन्होंने शुद्ध यांग राज्य हासिल किया था, उन्होंने पाया कि उनकी इंद्रियां तेज हो गई हैं, उनके मानसिक सजगता निम्बलर, ऐसी चीजें जो उनके पास पहले कभी नहीं थीं। घंटों तक ध्यान करने के बाद वह अपने परिवार की मार्शल आर्ट तकनीकों जैसे रंबलिंग थंडर बर्स्ट और रोवरिंग थंडर फिस्ट से फिर से परिचित होने के लिए उठ गया। सभी मार्शल आर्ट में से थंडर शैली की तकनीकें सबसे घातक थीं। उदाहरण के लिए रंबलिंग थंडर फटने के लिए योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी पर चोट करने से पहले थंडर शैली सेलेस्टियल ची को अपनी हथेलियों के केंद्र में ले जाएगा। जब हथेली अपने लक्ष्य को पूरा करती है तो थंडर शैली की ऊर्जा उनके शरीर में विस्फोट हो जाती है, इसलिए विशुद्ध रूप से शारीरिक हड़ताल के प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। इस बीच गर्जन थंडर फर्स्ट करने के लिए किसी को हमेशा तेजी से और पूरी ताकत से हड़ताल करनी चाहिए, जैसे कि लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी को मृत करना है। ये चेन ने पहले ही 2 तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी जब वह छठे चरण में अपने प्रमुख थे। वर्षों के विवाद के बाद वह शुरुआत में उनके साथ थोड़ा कठोर था, लेकिन उसने जल्द ही इसमें महारत हासिल कर ली। ये चेन के कोर के अंदर गहरी यह एहसास कि वह एक बार फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सक्षम था, अवर्णनीय भावुकताओं के एक समामेलन को उभारा। ये चेन अपने केबिन से बाहर निकले और सीधे पैट्रियार्क रेजिडेंसी की ओर बढ़े। उनके कदम हल्के और तेज थे क्योंकि वह अपने पिता को चमत्कार के बारे में बताने के लिए उत्साहित थे। आते ही भीड़ पहले से ही थी। महान हॉल में ये झांटियन, ये झानलोंग और ये झानक्सियोनक मौजूद थे। उनके साथ ये मोयांग, ये कोंग्यान और ये झानक्सियोनक की बेटी ये जुआन थे। ये चेन की आंखों ने हॉल को स्कैन किया और देखा कि ये रू के पास खड़े हैं। उसकी रहस्यमय उत्पत्ति ने उसे कबीले के बीच एक अजीब स्थिति में रखा हो सकता है, लेकिन ये चेन के अधिकांश चाचा और कबीले के बुजुर्गों ने हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उनकी बेटी हो। भीड़ के बीच में कुछ चल रहा था। सबसे बड़ा सस्ता रास्ता यह था कि गुस्से से लाल और लाल हर कोई दिखता था। ये रू ने युवक पर लहराया और ये चेन चुपचाप ये रू की ओर चल दिया, उसके बगल में उसकी जगह ले ली। मुझे बताओ ये झाक्सियोनक, क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी के लिए अयोग्य क्यों है? ये मोयांग ने मांग की। ये कोंग्यान हाउस ऑफ ये में अपनी पीढ़ी के भीतर चरित्र और प्रतिभा में सबसे शानदार में से एक है। या यह तथ्य है कि आपने हमेशा गुप्त रूप से मुझ पर ध्यान दिया है और यह आपके इनकार का कारण है? ये चेन ने पक्ष की ओर देखा और ये जुआन को ये झानक्सियोनक के पीछे छिपाते हुए देखा। उसका सिर कम और लगभग आंसू में लटका हुआ था। ये जुआन उनके तीसरे चाचा की बेटी और उनके चचेरे भाई थे। वह आंखों पर आसान था और एक प्रतिभाशाली सेनानी भी था जो छठे चरण में पार करने के कगार पर था। ये कोंग्यान ये मोयांग के बगल में खड़ा था। उसकी घबराहट दिखाई दी। जब हमारे बच्चों के रिश्ते की बात आती है तो आपकी इच्छा उनके ट्रम्प नहीं होती है। अगर उनके बीच कोई भावना नहीं होती तो खुशी नहीं होती। प्रिय जुआन, क्या आप ये कोंग्यान की पत्नी बनना चाहते हैं? ये ज़ेंगशियोंग अपनी बेटी को जोड़ने के दौरान देखने के लिए बदल गया। ईमानदार होना ठीक है प्रिय। ओह, अच्छाई के लिए। सभी विवाह की आवश्यकता माता पिता समझौते और मैचमेकर के आशीर्वाद से होती है। आप हमेशा प्यार से शुरू नहीं करते हैं, लोग वैसे भी शादी के बाद इस पर काम करते हैं। ये झाक्सियोनक, आप इस बिंदु पर जाते ही सिर्फ बहाना बना रहे हैं। ये मोयांग बेलगाम हो गया। जुआन एक दयालु सौम्य आत्मा थी, लेकिन उसने खुद को ज्यादातर समय अपनी राय नहीं दी। दूसरी ओर ये कोंग्यान अपने पिता की एक कार्बन कॉपी था। यह कटौती करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि जुआन के लिए स्टोर में कोई खुशी नहीं थी। अगर उसने कभी ये कोंग्यान से शादी की तो अंतर्निहित योजना क्या थी जो इस प्रस्ताव की सेवा करेगी?
ये जुआन ने अपना सिर उठाया और वयस्कों से भरे कमरे को स्कैन किया। जब उसने आखिरकार ये कोंग्यान पर अपनी निगाहें टिका दी तो उसने एक दृढ़ सांस ली और कहा, मेरे सम्मानित चाचा और बुजुर्ग, मैं अभी छठे चरण में टूट गया हूं। छठा चरण। हॉल में भीड़ जमा हो गई। ये झानक्सियोनग जो मुश्किल से अपनी खुशी छिपा सके, अपनी बेटी की जांच की। क्या आपने वास्तव में एक्सयूएन? उसने सिर हिलाया। ये झानक्सियोनग ने अपने परिवर्तन को महसूस करने के लिए अपने आकाशीय ची का उपयोग करते हुए उसे हाथ से पकड़ लिया। जल्द ही उसने अपने दावे की पुष्टि की। उसने वास्तव में छठा चरण प्राप्त किया था। बधाई हो भाई, ये झांटियन और बाकी लोगों ने तुरंत अपने चीयर्स की पेशकश की। उनके दिमाग ने इस तथ्य से अपील की कि युवा पीढ़ी आखिरकार कुछ वादे दिखा रही थी। मेरे कबीले भाई, ये कोंग्यान के सम्मान के साथ मैंने 3 दिन पहले एमराल्ड क्लाउड सेक्ट में दाखिला लिया और उनकी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। मैं 2 साल के लिए संप्रदाय के तहत प्रशिक्षित करना चाहूंगा, इसलिए मैं माफी मांगता हूं कि हमें तब तक शादी की संभावना को पीछे ढकेलना होगा। ये जुआन समाप्त हो गया। उसके आत्महत्या करने वाले को उसके प्रस्ताव की इतनी सूक्ष्म अस्वीकृति नहीं दी। जवाब में ये कोंग्यान ने लड़की पर एक बुरा नजर डाला। उनके प्रस्ताव की सार्वजनिक अस्वीकृति ने उन्हें दूसरों के सामने अपमानित किया। एमराल्ड क्लाउड सेक्ट की जुआन की क्षमताओं का अनुमोदन एक सम्मानजनक उपलब्धि है। यह निश्चित रूप से विवाह के प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए पर्याप्त है। क्या आप सहमत नहीं हैं, महान बुजुर्ग? ये झांटियन ने ये मोयांग की ओर रुख किया। ये मोयांग चुप रहे। यह सच था कि ये जुआन के संप्रदाय के साथ 2 साल के प्रशिक्षण ने उनकी योजना में बाधा नहीं डाली होगी, फिर भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से उनके मूड में काफी गिरावट आई है। उसने एक ठंडी छींटाक्षी की और तड़क गया। हम देखेंगे कि 2 साल समय में आप किन अन्य बहानों के साथ आते हैं। इस बीच कृपया मुझे क्षमा करें। वह आदमी अपनी एड़ी पर तेजी से मुड़ गया। हॉल से बाहर निकलने से पहले उसकी आस्तीन हवा में बह रही थी। ये कोंग्यान पीछे चल पड़े। जो लोग हॉल में बने रहे उन्होंने उन्हें शांत सितारों के साथ भेज दिया। इस समय शादी में ये जुआन के हाथ के लिए ये कोंग्यान की मदद करना। उसके उद्देश्य क्या हैं? ये झानलोंग की भौहें उखड़ गईं। जब भी धूर्त लोंगी शामिल होती है तो हमेशा एक योजना होती है। उसने खुद को सोचा। पैतृक पूजा समारोह अब से 7 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। चेन को अपने मेरिडियन चैनलों को क्षतिग्रस्त हुए 3 साल हो चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में भूमिका छोड़नी पड़ी। ये झांटियन ने एक ब्रूडिंग आह दी। वह धूर्त लोमड़ी। वह अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहा था। उनकी पीढ़ी के सबसे होनहार या तो मर चुके थे या अपंग हो गए थे, जिससे ये कोंग्यान जुआन यारू को उम्मीदवार बना दिया गया था। चूंकि रू वास्तव में ये में से एक नहीं है, इसलिए वह किसी भी वैध कारणों से लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएगी। इस बीच कोंग्यान के लिए जुआन की शादी स्वचालित रूप से उसकी पात्रता को पूरा करेगी। अंत में ये कोंग्यान एकमात्र तार्किक उम्मीदवार होगा। ये झानलोंग जो अपने भाई के विचारों पर पीछे चल रहे थे, आखिरकार इसे एक दूसरे विभाजन में समझ लिया। उन्होंने ये झांटियन को आक्रामक रूप से देखा और टिप्पणी की, भगवान जानते हैं कि उस कमीने ने कितनी देर तक इसकी योजना बनाई थी। अपने छोटे कबीले के सदस्यों की उपस्थिति में होने के बावजूद ये मोयांग के लिए अपने तिरस्कार के साथ आदमी भी सूक्ष्म नहीं था। उन्होंने केवल शादी पर जोर देना बंद कर दिया था क्योंकि जुआन एमराल्ड क्लाउड सेक्ट में शामिल होने का मतलब होगा कि उन्होंने खिताब के लिए लड़ने के लिए अपनी विरासत को जब्त कर लिया था। यदि यह उसके लिए नहीं था तो धूर्त लोमड़ी ने आसानी से हार नहीं मानी होगी। ये झानक्सियोनग ने स्टोइक जोड़ा। मुझे लगता है कि उसने वास्तव में इस बेटे को कभी नहीं देखा है। वह मुख्य सामग्री कैसे हो सकती है? ये झानलोंग मुस्कुराया। ये झांटियन ने विलाप में एक आह भरी। मुझे डर है कि इस बार ये मोयांग की योजना को रोकने वाले छोटे साथियों में से कोई नहीं है। आखिरकार ये मिंग और ये मिंग अभी भी बहुत छोटे हैं और एक गंभीर दावेदार के रूप में पोज देने के लिए शक्तियों की कमी है। उत्तराधिकारी प्रमुख के लिए सीट को 3 साल के लिए भी छोड़ दिया गया था। ये मोयांग ने वास्तव में सही समय पर हड़ताल की थी। पिता और मेरे चाचा पहले स्थान पर ये मोयांग के लिए इतने सारे उद्घाटन क्यों दे रहे हैं? ये चेन ने सोचा, हमेशा की तरह हैरान। वे एमराल्ड क्लाउड सेक्ट में शामिल होने के लिए चचेरे भाई ये जुआन की योजना को अस्वीकार क्यों नहीं करते हैं ताकि वह शीर्षक के लिए ये कोंग्यान का सामना कर सके? बेशक उन्हें यकीन था कि कबीले के 3 बड़े लोगों के पास उस विकल्प पर विचार न करने के अपने कारण थे। ये चेन का दिल डूब गया जब उन्हें याद दिलाया गया कि वह इस कारण से थे कि यह संकट उनके पिता पर पड़ा था। चेन, मेरे बेटे, तुम यहाँ क्यों हो? ये झांटियन ने आखिरकार उस पर ध्यान दिया। उसकी निगाहें प्यार और चिंता से भर गईं। पिता। युवक भीड़ से उभरा और ये झांटियन से पहले अपने घुटनों पर गिर गया। मुझे इन सभी वर्षों में इतनी परेशानी पैदा करने के लिए गहरा खेद है। वह हमारे बारे में डोंगलिन के दूसरे रैंक के राजकुमार से मिलने के बारे में जानते होंगे। एक बेहोश आह देने से पहले ये झांटियन ने सोचा। वह धीरे धीरे अपने बेटे की ओर चला गया
अपने हाथों को बढ़ाते हुए युवक की मदद करने के लिए। मैं किसी भी तरह से अप्रभावित हूं बेटा, कृपया उठो। उसकी आंखें अब झुक गई हैं। लेकिन पिता, यह मेरी गलती है कि आप कई क्लेशों से गुजरे हैं। जब ये चेन ने आखिरकार देखा तो उसकी आंखें बिना आंसू के साथ टिकी हुई थीं, उसकी छाती भावनाओं से भर गई थी जिसे वह समझ नहीं सका। ये झांटियन ने अपना हाथ ये चेन की बाह पर रखा। अरे अब मंजिल आपके बीमार शरीर को किसी भी अच्छे से नहीं करेगी। वह उस युवक को उठाने वाला था जब उसके शरीर के माध्यम से एहसास का एक झटका लगा और उसकी अभिव्यक्ति को अविश्वास में बदल दिया। उन्होंने ये चेन को देखा क्योंकि उन्होंने म्यूट किया था। सी चेन, आपका मेरिडियन। उसने अपनी सजा पूरी नहीं की क्योंकि उसके दिमाग को पूरी तरह से झटका लगा है। उनके दिमाग ने कुछ समय के लिए खुद को वास्तविकता में वापस लाने के लिए मजबूर किया। हमें छोड़ दो कृपया, मुझे निजी तौर पर चेन से बात करने की जरूरत है, ये झांटियन ने मजबूर रचना के साथ कहा। उनकी आवाज अस्थिर है, यह देखते हुए कि वह रचना नहीं की गई थी। हॉल के पीछे की ओर चलने से पहले चीफ ने ये चेन की मदद की। उनकी पीठ को देखते हुए ये झानकसियोनग ने ये झानलों को एक हल्के से उलझन में देखा। क्या आया बिग ब्रदर? उन्होंने मुख्यमंत्री की सजावट में बदलाव पर ध्यान दिया जिससे उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। क्या चेन का शरीर बिगड़ गया था? ये झानलोंग की आंखों ने दोनों पुरुषों पर नजर रखना जारी रखा क्योंकि उन्होंने ये झांकसियन की चिंता को साझा किया था। मुझे या तो पता नहीं है, उसने जवाब दिया क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था। ये झानलोंग हमेशा भाई बहनों के बीच ये झांटियन के सबसे करीब थे। वह हमेशा एक किताब की तरह उत्तरार्ध को पढ़ने में सक्षम था। वह जानता था कि ये झांटियन की अभिव्यक्ति दुख की नहीं बल्कि शुद्ध सदमे की थी। हमें जाना चाहिए, ये झानलोंग ने निष्कर्ष निकाला और अपना हाथ लहराया। निश्चित रूप से वह उन पर जांच करना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में बेहतर सोचा। शायद उन्हें कुछ जगह देना सबसे अच्छा था। अंकल, आपको नहीं लगता कि भाई ये चेन के साथ कुछ बुरा हुआ है? क्या आप? ये रू ने ये झानलोंग से संपर्क किया और चिंतित होकर पूछा। यहां तक कि ये जुआन जो चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में चिंता थी और चुपचाप प्रार्थना की। कृपया भाई ये चेन जैसे अच्छे आदमी का त्याग न करें। ओह चिंता मत करो प्रिय रू, आपका भाई ये चेन निश्चित रूप से किसी भी परेशानी में नहीं है, ये झानलोंग ने लड़की के सिर को थपथपाते हुए कहा। ये कैसल के गुप्त कक्ष में। चेन, मेरा बेटा। मैं, क्या यह सच है? वाई, आपके मेरिडियन चैनल, क्या वे ठीक हो गए हैं? ये झांटियन ने चिंता के साथ पूछा। उसकी आवाज अभी भी डगमगा रही थी क्योंकि वह अपनी हैरान अवस्था से उबर गया था। सोच रहा था कि क्या उसने अपने बेटे में बदलाव को मतिभ्रम किया है। हाँ पिता, आपके बेटे के मेरिडियन चैनल, वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, ये चेन ने कहा। गर्म आंसू के रूप में उसकी आवाज टूट गई और उसके गाल नीचे गिर गए। यह मेरी सारी गलती है कि आपने इन सभी वर्षों में बहुत कुछ सहन किया है पिता। यह ठीक है, यह ठीक है। देवताओं ने हमें नहीं छोड़ा है। ये झांटियन की झुर्रीदार आंखें आंसू में पूल कर रही थीं और साथ ही साथ उनकी आवाज खुशी में से एक थी। जब तक आपके मेरिडियन चैनल ठीक हो जाते हैं तब तक सब कुछ ठीक है। अगर वह रिकवरी में ये चेन के शॉट को बढ़ाता तो वह खुशी से अपने जीवन का बलिदान कर देता। ओह, लेकिन उन्होंने कैसे ठीक किया? उसने जल्दी से पूछा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं कल उठा और वहां वे पूरी तरह से संशोधित थे। ये चेन ने फ्लाइंग डैगर के बारे में सच्चाई बताने के विचार के साथ खिलवाड़ किया था। हालांकि उन्होंने इस डर के खिलाफ फैसला किया कि इसे गंभीरता से लिया जाना बहुत जरूरी होगा। बहरहाल वह जल्द से जल्द अपने पिता को थंडर सम्राट प्रवचन के पहले 3 ग्रेड का ज्ञान पारित करना चाहता था। उस समय हाउस ऑफ ये को बहुत दुर्भाग्य के साथ ढेर किया गया था। परिवार के गढ़ के रूप में यह सबसे अच्छा होगा यदि उसके पिता जितनी जल्दी हो सके अपने मार्शल कौशल में सुधार कर सकते हैं। ये चेन ने तेजी से जोड़ा। जैसा कि मैं कल रात सोया था, मैंने पीले सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति का सपना देखा था। वह था जिसने मुझ में कुछ ज्ञान प्रदान करने से पहले मेरे मध्याह्न चैनलों को चमत्कारिक रूप से चंगा किया था। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी। ये झांटियन झिझकते थे। क्या वास्तविक दुनिया में ऐसा कुछ होता है? लेकिन फिर चेन के मेरिडियन चैनलों ने रहस्यमय तरीके से चंगा किया है। तो उसने आपको क्या सिखाया? यह एक तकनीक पर एक मौखिक प्रवचन है। ये चेन ने थंडर सम्राट प्रवचन को लिखने से पहले अपने बगल में डेस्क से कुछ कागजात और एक स्याही ब्रश प्राप्त किया जिसे उन्होंने याद किया था। 9 एस्ट्रा स्काईज में कुल 9 अध्याय थे। थंडर सम्राट प्रवचन उनमें से केवल एक था, लेकिन इसने ये कबीले के बहुत ही इनर थंडरक्लैप कल्टीवेशन तकनीक के साथ बहुत समानता साझा की। अकेले इस तकनीक का अभ्यास करने से इसके व्यवसाय को मार्शल की ऊंचाई तक लाया जा सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया है। अन्य 8 अध्यायों के लिए ये चेन ने यह तय करने से पहले उन्हें अपने दम पर आजमाने की योजना बनाई कि उनके साथ क्या करना है।
क्या ये झांटियन एक बार फिर से मध्यवाक्य में जम गए। उन्होंने ये चेन द्वारा लिखे गए पाठ को देखा, उनका मन आश्चर्य से आगे निकल गया। इस प्रवचन का नाम क्या है? इसे थंडर सम्राट प्रवचन कहा जाता है। थंडर सम्राट यह है, यह नहीं है। वह इनर थंडरक्लैप एनर्जी कल्टीवेशन तकनीक जिसे अब हम अभ्यास करते हैं। यह वास्तव में एक प्राचीन शानदार तकनीक के शरीर से छीना गया एक छोटा सा खंड था। किंवदंती है कि कुछ सहस्राब्दी पहले ये कबीले एक बार एक विशाल जनजाति थी जो एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थंडर शैली की खेती प्रणाली का अभ्यास कर रही थी। बाद में जैसा कि वर्षों के दौरान झड़पों का सामना करना पड़ा और ये परिवार फिर से शुरू हो गया, इस तकनीक की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी अधूरी हो गईं। फिर 200 साल पहले आपके पूर्वजों में से कुछ ने हर एक शेष तानाशाही को इकट्ठा करने का प्रयास किया जो उन्होंने उस तकनीक की व्युत्पत्ति बनाई, इनर थंडरक्लैप एनर्जी कल्टीवेशन। बेशक जैसा कि सदियों बाद कर तब हासिल किया गया था, शिक्षण पहले से ही मूल से बहुत दूर था। यह लापता सामग्री के कारण ठीक था जिसने इनर थंडरक्लैप एनर्जी कल्टीवेशन को केवल तीसरे स्थान की मार्शल आर्ट में बदल दिया था। लेकिन यह थंडर सम्राट प्रवचन बहुत ही होना चाहिए। थंडर शैली की तकनीक को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अभ्यास किया था। यह 9वीं रैंक और उससे ऊपर का खजाना है। वास्तव में कोई पहले 3 ग्रेड का अभ्यास करके 10वें चरण को पार कर सकता है। हाँ, हमारे पूर्वज वास्तव में हमारे लिए देख रहे हैं, ये झांटियन ने कहा। उनका दिल तेज है। ये चेन ने अपने कबीले से बड़े पैमाने पर इतिहास की उम्मीद नहीं की थी। एक विचार उसके दिमाग में भटक गया। क्या होगा अगर इस दुनिया में मेरा आगमन कोई संयोग नहीं था? वह सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति जो आप अपने सपने में मिले थे, सबसे अधिक संभावना ये कबीले के पूर्वज थे। हमारे ब्लडलाइन का उपयोग पूरे युग में मार्शल आर्ट कौतुक की एक गैलरी को देखने के लिए किया जाता है। आप देखते हैं, और उनमें से कई ने खेती के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए इमटेरियल 1 को पार कर लिया था। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपने वंशजों संघर्षों पर दया की थी और इसलिए आपके सपने में आया था, अपने मध्याह्न चैनलों को ठीक करने और आपको थंडर सम्राट तकनीक प्रवचन के रूप में जाना जाने वाला पूरा ज्ञान सिखा रहा था। ये झांटियन ने उत्साह से झूमते हुए डॉट्स को अपने दम पर जोड़ा। ये चेन अपने गालों को लाल रंग में बदल सकता है। उस सफेद बालों वाले आदमी का अस्तित्व विशुद्ध रूप से उसकी कल्पना से कटा हुआ था, फिर भी यहाँ उसके पिता वैधता के साथ अपने झूठ को चित्रित कर रहे थे। मैं इस तकनीक के पहले कुछ हिस्सों को आपके चाचाओं के पास भेजना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं मेरा बेटा? ये झांटियन ने उस युवक का अध्ययन किया जैसा उसने पूछा था। मेरे चाचाओं ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था जब मेरे मेरिडियन चैनल क्षतिग्रस्त हो गए थे और मैं अपने सबसे कमजोर स्थान पर था। मेरे पास उनके साथ इस ज्ञान को साझा करने के खिलाफ कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर इसमें लॉर्ड एल्डर शामिल हैं, ये चेन ने खुद को कम कर दिया। आपके पिता ने मार्शल की दुनिया की पेशकश के बारे में बहुत कुछ किया था बेटा। उन सभी जीवन के अनुभवों ने मेरी आंखों को न्याय करने के लिए पर्याप्त रूप से पॉलिश किया था जो वास्तविक सद्भावना के अधिकारी थे और जो सिर्फ एक शानदार बिक्री थी। हर अत्याचार ये मोयांग ने इन सभी वर्षों में किया था जो मुझ पर कभी नहीं खोया था। अपने बेटे को ये कबीले के उत्तराधिकारी प्रमुख में बदलने के लिए वह हमारे परिवार के दुश्मनों के साथ मिलीभगत कर रहा था। वह घात जिसने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, यह उनका कर रहा था। उन्होंने महत्वपूर्ण बुद्धि के साथ दुश्मनों की आपूर्ति की थी और उन्होंने सोचा कि मुझे उनकी भागीदारी के बारे में कोई पता नहीं था। इन 3 वर्षों के दौरान मैं उस घटना से संबंधित कई सुराग और सबूत जुटा रहा हूं। अभी के लिए वह मेरी दृष्टि में रहेगा जीवित, लेकिन जब सही समय आएगा तो मैं अच्छे के लिए गद्दार को बाहर निकाल दूंगा। ये झांटियन का स्वर ये मोयांग के उल्लेख पर स्पष्ट रूप से था। यदि यह उस हार के लिए नहीं था तो ये चेन को 3 साल के दर्द से नहीं गुजरना होगा और ये के घर को इस वर्तमान स्थिति के लिए पीड़ा नहीं दी गई होगी। ये चेन को हमेशा उस धूर्त व्यक्ति पर संदेह था और अब जब उसके संदेह की पुष्टि उसके पिता ने की थी तो वह अंततः अपनी भावना व्यक्त कर सकता था। पिता, कृपया मुझे बताएं कि आप उन लोगों के पीछे की पहचान जानते हैं जिन्होंने हमें घात लगाया था। मेरे 5 कबीले भाइयों की उस दिन मृत्यु हो गई थी। ये चेन ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। मैं उनका बदला लूंगा। ये झांटियन ने युवक के चेहरे को स्कैन किया और हिचकिचाया। फिर भी उसने उसे उत्तर दिया, आप इन 3 वर्षों में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि आप इन परीक्षणों के माध्यम से बहुत मजबूत हो रहे हैं। अब जब आप परिपक्व हो गए हैं तो आपको जानने का अधिकार है। जिन दुश्मनों ने आप पर हमला किया था वे हाउस ऑफ यून के वंशज थे। हाउस ऑफ यून, ये चेन की आंखों में एक तेज चमक बिखरी हुई थी। हाउस ऑफ यून लियान के सभी 18 सदनों का सबसे मजबूत परिवार था। तथ्य की बात के रूप में पूरे वर्षों में 18 सदनों के बीच गठबंधन का अध्यक्ष हमेशा हाउस ऑफ यून से एक किंगपिन रहा था। हाउस ऑफ यून हमें वापस सूंघने की योजना बना रहा था जब हमारा परिवार अभी भी सत्ता के शीर्ष पर था, सभी क्योंकि वे डरते थे कि अगर एक से अधिक शक्तिशाली कबीले थे तो अन्य कुलों से वफादारी लड़खड़ा जाएगा।
यही कारण है कि इस समय इस महल के बाहर आपकी वसूली की खबर कभी नहीं जानी चाहिए। इससे पहले कि हमारे कबीले हमारे शस्त्रागार का पुनर्निर्माण कर सकें और यूं को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए पर्याप्त बल दें, हमें उन पर युद्ध छेड़ने के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्भाग्य से इसका मतलब यह भी है कि ये मोयांग के जीवन को अब के लिए बख्शा जाना होगा। यदि वह मर जाता है तो यह हाउस ऑफ यून के लिए एक लाल झंडे के रूप में काम करेगा और वे सभी संघर्ष का कारण बनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। क्या आप समझते हैं? ये झांटियन ने जोड़ा। परिवार के जीवित रहने की बात के साथ मुख्यमंत्री को बेहद सतर्क रहना पड़ा। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं, ये चेन ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। वह कुछ साल पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हो गया था। यहां तक कि अगर वह तरह से हाउस ऑफ यून को चुकाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था तो वह जानता था कि उसे पहले खुद को सुधारना होगा और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना होगा। गंभीर चर्चा के बाद पिता और पुत्र की जोड़ी ने आधी रात को सही बात की थी। ये चेन केवल उस समय के आसपास छोड़ दिया था। अपने बेटे के मेरिडियन चैनलों की खबर सुनने के बाद अपने बूढ़े आदमी द्वारा पहनी गई उस अति उत्साही अभिव्यक्ति ने उसे 10 साल छोटा बना दिया था। ये चेन भी खुश थे और अपने पिता के उत्साह को देखकर राहत महसूस कर रहे थे। रात का अंधेरा आसपास गिर गया। ये चेन अपने निजी क्वार्टर में लौट आए। उनका रास्ता चांदनी की बेहोश चमक से रोशन हो गया। प्रवेश द्वार के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह अकेला नहीं था। एक सफेद साटन पोशाक में एक महिला पहने को उसके निर्देशन में टकटकी लगाकर देखा गया था। उसके काले काले महीन बाल उखड़े हुए थे, लेकिन वे उसके कंधों तक पहुंच गए, जो शांत सुंदरता की आभा पैदा कर रहा था। उसकी त्वचा एक नरम सफेद चमक भी उत्सर्जित करती दिखाई दी, क्योंकि चांदनी उसकी त्वचा से टकराती है। वह एक शांत रात के बीच में खिलने वाला एक अकेला ताजा कमल था, शुद्ध और अन्य। यह ये रू के अलावा और कोई लड़की नहीं थी। बिग ब्रदर ये चेन, आप अंत में लौट आए हैं। ये रू का दिल काफी शांत हो गया क्योंकि उसकी आंखों ने उसे पकड़ लिया। आप यहाँ क्यों हैं, लिटिल मिस? ये चेन ने पूछा, मुश्किल से अपनी जय जयकार को छिपाते हुए। वह लड़की की चिंता को समझ सकता है। अपने पिछले जीवन में एक अनाथ होने के नाते उसे उसकी चिंता के लिए आभारी बनाया था। उसने उसका ठीक से अध्ययन करने के लिए नीचे देखा। सफेद साटन की पोशाक ये रू के पतले आंकड़े को कसकर गले लगा रही थी। उसकी कोमल गर्दन और छेनी हुई कॉलरबोन दिखा रही थी। उसकी प्लीटेड स्कर्ट हाथी दांत के रंग की चांदनी की एक धारा की तरह उसके फिगर से नीचे की ओर धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी, जबकि उसकी पोशाक की सुंदर नीचे की धारा और उसके युवा शानदार साबित बोसोम के बीच एक बढ़िया सैश बैठ गया। और भी अधिक स्पर्श उसके असर में स्त्री लालित्य पिगटेल के साथ लिटिल मिस कब एक शुद्ध और आकर्षक महिला में बदल गई। ये चेन एक युवा युवती की शारीरिक गंध के एक बेहोश निशान को भी सूंघ सकता है, जो उसके दिल की धड़कन को देख रहा है। ये चेन ने हमेशा ये रू को अपनी छोटी बहन के रूप में माना था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए ऐसा लगता था कि उनके गतिशील में कुछ और पनपा था। आज शाम जब हम हॉल में थे, मैंने देखा कि अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। आए, मुझे लगा कि बिग ब्रदर के शरीर में उसने खुद को छोटा कर लिया। ये चेन को हल्की चिंता के साथ देखा। सिली लिटिल मिस, मेरे शरीर का जुर्माना जैसा है। देखो, युवक शांत मुस्कुराया, अपने शरीर को अपनी बात समझाने के लिए एक चक्कर दिया। उसके दिल में स्नेह के साथ सूजन थी। आपको अपने क्वार्टर रूम में वापस आना चाहिए। उसे देर हो गई है। अगर कोई हमें देखता है तो अफवाहें उड़ सकती हैं। अफवाहें मुझे परेशान नहीं करती हैं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। लिटिल मिस, मेरे मेरिडियन चैनल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आपको अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको अपने मेरिडियन चैनलों का पोषण करने के लिए अपने स्वयं के आकाशीय ची को खर्च करने की आवश्यकता है, ये चेन ने कहा। ये रू आमतौर पर अपने कुछ सेलेस्टियल ची के साथ युवक को आपूर्ति करने के लिए दिखाते हैं। जब भी पूर्णिमा की रात होती थी तो यह सब इतना है कि यह कष्टदायी पीड़ा के अपने मुकाबलों को कम करने में मदद कर सकता है। ये चेन को हमेशा यह संदेह था कि अगर यह इन अतिरिक्त खर्चों के लिए नहीं होता तो मार्शल आर्ट में ये रू की अपनी प्रतिभा ने उसे अब तक छठे चरण में आसानी से ऊंचा कर दिया होता। बिग ब्रदर ये चेन, क्या यह सच है? ये रू की खूबसूरत आंखों ने उसकी अविश्वसनीयता को दर्शाया जो ये चेन ने प्रकट किया था। क्या मैं आपसे इस बारे में झूठ बोलूंगा? ये चेन के होंठ एक मुस्कान में घुसे हुए थे। फिर संक्षेप में अपने आकाशीय ची को घूमते हुए उसकी हथेली से ऊर्जा का एक झोंका निकलता है। यह सच है। वह एक टकटकी में बदल गया। अचानक आंसू उसके गाल नीचे स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया। लेकिन आपको इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है? वह मुस्कुराया। एचरे, आप क्यों रो रहे हैं, रू? क्या आपको इसके बजाय खुश नहीं होना चाहिए? यह अद्भुत है, बिग ब्रदर का चंगा। मैं बहुत खुश हूं, लड़की ने को झटका दिया जैसे कि उसने स्वीकार किया था कि क्या कहा जा रहा था और अपने आलिंगन में भाग गया। ये चेन लड़की की भावनाओं के अचानक फटने पर थोड़ा मूर्ख था,
लेकिन वह जल्द ही एक छोटी मुस्कुराहट के साथ ठीक हो गया और लड़की की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। ये रू उसके आंसू पोंछने से पहले थोड़ी देर के लिए रोए। उसकी आवाज टूट गई क्योंकि वह लड़खड़ा गई। दी, चिंता मत करो बिग ब्रदर, मैंने इस बारे में एक भी आत्मा नहीं बताई। दोनों को शांत होने में कुछ समय लगा। किसी तरह अपने आलिंगन में ये रू के साथ उसकी छाती की कोमलता, साथ ही साथ उसके शरीर की बेहोश मीठी गंध, ये चेन की सभी भावनाओं को मारा। वह अपने भीतर उत्पन्न होने वाली एक अजीब नई भावना महसूस कर सकता था। सहज रूप से उसने लड़की के तल को थपथपाया और चकरा गया। सावधान लिटिल मिस, आपका स्नॉट मेरे ऊपर है। यह था कि अप्रत्याशित उछाल प्रतिक्रिया उसकी हथेली के माध्यम से आ रही थी, बिजली के एक बोल्ट की तरह जिसने उसे मध्य कार्रवाई में चौंका दिया था। इस बीच ये चेन के शरीर में गर्मी ने अपनी खुशी में ये रू को वापस अपने होश में लाना शुरू कर दिया था। वह एक पुरुष और एक महिला के बीच की सीमाओं का पालन करना भूल गई थी। जब उसे चेन ने उसके नीचे से मारा तो उसे जो भावना महसूस हुई, उसने उसे उसके टकटकी से निकाल दिया। अब उसने जो कुछ भी किया था उसे ध्यान में रखते हुए ये रू ने अपनी पूंछ के साथ बिल्ली की तरह अचानक झटका दिया। उसका चेहरा गर्म जल रहा था, उसकी आंखें नीचे की ओर डाली गईं क्योंकि वह युवक की आंखों से मिलने से बचती थी। वाई, आपके मेरिडियन चैनल अभी ठीक हुए थे बिग ब्रदर। आपको दुनिया के बाकी हिस्सों की आवश्यकता होगी ताकि मुझे जाना चाहिए। हो सकता है कि मैं आपके साथ वापस आऊं, ये चेन ने शर्मिंदगी में जवाब दिया। उन्होंने भी आखिरकार महसूस किया कि उन्होंने एक लाइन पार कर ली होगी। कोई आवश्यकता नहीं है। एक फ्लैश में लड़की जल्दी से दूर चली गई। रात में उसकी सिलहूट लुप्त होती देख ये चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चकली। उसने अपने हाथ को देखा और एक विचार उसके दिमाग में आ गया। ठीक है लिटिल मिस, ये रू यकीन है कि एक फर्म नीचे है। ये चेन से बहुत दूर और झाड़ियों में छिपा हुआ था। ये रॉ उस युवक को अपने क्वार्टर में प्रवेश करते हुए देख रहा था। वह अभी भी अपने स्थान पर खड़ी थी, उसके गाल अभी भी धधक रहे थे जबकि उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने अपने होठों को शुद्ध किया और थोड़ा खट्टा हो गया। तुम मुझे उस तरह से धमकाने की हिम्मत कैसे हुई बिग ब्रदर? जब किसी लड़के के लिए किसी लड़की के नीचे इतनी तेजी से मारना आदर्श हो गया है। उसके बाद वह गिगल्स के एक फिट में फट गई, उसकी मुस्कान चौड़ी और लापरवाह हो गई। फिर भी जैसे कि अचानक, जैसे कि एक अप्रिय विचार उस पर हावी हो गया था, उसकी अभिव्यक्ति गहरा गई। मैं ये कैसल में कितने समय तक रह सकता हूं? युवती के मनोबल के सवाल को सुनकर पेड़ के पत्तों की अकेली चमक थी।